तबाही से खंडहर बन चुके एक धूल भरे शहर के बीचों बीच एक चोर अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागा जा रहा है। ये कोई हीरो या चुना हुआ योद्धा नहीं है, बल्कि एक नंबर का प्रोफेशनल और बेशर्म गली छाप चोर है, जिसका नाम है चेन यंग। और भाई, इस वक्त ये बदकिस्मत चोर ऐसे स्प्रिंट मार रहा है जैसे इसकी पुरानी उधारी इसके पीछे पड़ी हो। इसके पीछे एक डायनासोर जैसा दिखने वाला म्यूटेंट और जोम्बीज का पूरा फैन क्लब हाथ धोकर पड़ा है, जो इसे डिनर में खाना चाहते हैं। भागते भागते वह चिल्लाया, भाई सीरियसली! 5 मिनट पहले वो अपनी दुनिया में मस्त था और अब सीधे इस अपोकलिप्स के बीच में पटक दिया गया है, बिना किसी मैप या इंस्ट्रक्शन के। तभी एक ज़ॉम्बी ने दहाड़ मारी और अपनी चमकती आंखों से उसे ऐसे लॉक किया जैसे वो आखिरी लिमिटेड एडिशन स्नैक हो। अचानक एक ज़ॉम्बी आगे की तरफ स्लाइड मारता है। जी हां, एकदम परफेक्ट लेग स्वीप। चेन यांग चीख उठा, अब क्या ज़ॉम्बीज ने भी कॉम्बैट ट्रेनिंग ले रखी है? वह बुरी तरह लड़खड़ाया और उसके मुंह में धूल भर गई। उसे समझ आ गया कि इन ज़ॉम्बीज ने बाकायदा एम्बुश लगाया था। मतलब भाई, ये मुर्दे भी उन लोगों से ज्यादा स्मार्ट हैं जिन्हें मैं जानता हूं। उसे लगा कि क्या वो इतिहास की सबसे फालतू मौत मरने वाला है, लेकिन तभी उसे दूर से हल्का सा खाना पकने का धुआं उठता दिखा। चोर वाला दिमाग तुरंत एक्टिवेट हो गया। इंसान मतलब ठिकाना, ठिकाना मतलब ट्रेड, और ट्रेड मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट ही इसका धर्म है। उसने खुद से कहा, बस वहां तक पहुंचना है। और तभी भाई एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। किस्मत को शायद कॉन्फिडेंट चोर पसंद नहीं है। वो मिट्टी में घिसटता हुआ चिल्लाया और सीधे मुंह के बल गिरा। इससे पहले कि वो खड़ा हो पाता, एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर आ गया। चेनयांग की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं बच गया ना, तो इस डायमेंशनल ट्रैवल से रिटायरमेंट ले लूंगा। ज़ॉम्बी झपटा और तभी बैंग! एक फ्यूचरिस्टिक गन शॉट की आवाज आई और हवा को चीरती हुई गोली सीधे ज़ॉम्बी के सिर के पार निकल गई। उसकी लाश सीधे हमारे चोर भाई के ऊपर गिरी। वह लाश के नीचे दबा हुआ बुदबुदाया, मैं जिंदा हूं। तभी एक के बाद एक कई सटीक गोलियां चलीं और सारे ज़ॉम्बीज ढेर हो गए। एकदम प्रोफेशनल काम। और जैसा कि हर मनहवा में होता है, मेन लीड को बचाने वाली हमेशा एक खूबसूरत लड़की होती है। जैसे ही उस लड़की का साया उस पर पड़ा, एक आवाज आई, कब तक उस ज़ॉम्बी को गले लगाकर लेटे रहोगे? उसने ऊपर देखा। लंबे लाल बाल, ठंडी आंखें और कंधे पर एक भारी स्नाइपर राइफल। खूबसूरत पर बेहद खतरनाक। चेन्यांग ने लाश को ऐसे झटक दिया जैसे उसने उसके खानदान की बेइज्जती की हो। उसने तुरंत इनोसेंट सिविलियन मोड ऑन किया और एक मासूम सी मुस्कान दी, बचाने के लिए थैंक यू सो मच। तभी राइफल की नली उसके माथे पर टिक गई। नाम, हाथ तुरंत हवा में। स्ट्रीट इंस्टिंक्ट्स जाग गए। मेरा नाम चेन्यांग है, प्रोफेशनल सर्वाइवर। लड़की ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम हमारे कैंप के पास अचानक कैसे टपक गए? चेन्यांग ने घबराकर हंसते हुए कहा, वो क्या है ना, डायमेंशंस के बीच में गलत मोड़ ले लिया था, हो जाता है कभी कभी। लड़की ने राइफल एडजस्ट की, सच बोल वरना गोली मार दूंगी। पर तभी उसकी नाक फड़फड़ाई। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, कुछ चटपटा, मसालेदार और लजीज। उसकी नजर चेन्यांग के बैग पर गई। इसमें क्या है? खतरा कम होते देख चेन्यांग के अंदर का चोर पूरी तरह जाग गया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए एक छोटा लाल पैकेट निकाला। स्पाइसी स्ट्रिप्स। मैं तो ये खाने ही वाला था, पर तुम्हारे पालतू ज़ॉम्बीज ने डिस्टर्ब कर दिया। लड़की उसे यकीन के साथ देख रही थी। इस बर्बाद दुनिया में असली खाना दया से भी ज्यादा दुर्लभ था। उसने शक करते हुए पूछा, क्या ये जहर है? चेन्यांग ने कंधे उचकाए, हुआ तो हम दोनों को पता चल जाएगा। लड़की ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। आखिरकार भूख जीत गई और उसने पैकेट छीन लिया। पहले मैं खाऊंगी। बिल्कुल खाइए। चोर ने ऐसे कहा जैसे कोई दुकानदार अपने कस्टमर को डील दे रहा हो। लड़की ने एक बाइट ली और उसकी आंखें फैल गईं। मुंह में मसालों और तेल का ऐसा धमाका हुआ जैसा उसने बरसों से महसूस नहीं किया था। बर्बाद हो चुकी इस दुनिया में, जहां लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, ये स्पाइसी स्ट्रिप्स किसी लग्जरी से कम नहीं थीं। वो लड़की बस खाती जा रही थी, जैसे उसे होश ही न हो। चेन्यांग उसे बड़े ध्यान से देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे समझ आ गया था कि इस नरक जैसी दुनिया में पैसा या हथियार नहीं, बल्कि खाना राज करता है। और इस वक्त ये चोर यहाँ का सबसे कमजोर आदमी नहीं,
बल्कि सबसे रईस इंसान बन चुका था। सीन शिफ्ट होता है। फ्लैशबैक। अभी कुछ समय पहले तक हमारा ये सर्वाइवर किसी मुसीबत से नहीं लड़ रहा था। चेन यांग एक साधारण कॉरपोरेट मजदूर था जो दिन में 8 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन को घूरता रहता था। बॉस को नकली मुस्कान देना और टाइपिंग करना ही उसकी लाइफ थी। लेकिन एक दोपहर उसकी जिंदगी तबाह हो गई। उसे नौकरी से निकाल दिया गया बिना किसी वार्निंग के, बस एक छोटा सा थैंक यू। वो अपने ऑफिस से एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेकर निकला जिसमें उसका सारा सामान था, कीबोर्ड, एक मग और कुछ स्नैक्स। तब वो चोर नहीं, बस एक बेरोजगार था। अपने खाली अपार्टमेंट में जब वो स्नैक्स का पैकेट खोल रहा था तो उसे अंदर एक रिंग मिली, साधारण सी सस्ती दिखने वाली अंगूठी। उसने मजाक में कहा, वाह, अब मेरे स्नैक्स भी मुझे मिस्ट्री गिफ्ट दे रहे हैं। जैसे ही उसने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, हवा में एक ग्लिच हुआ, जैसे हकीकत ही अटक गई हो। पलक झपकते ही उसका अपार्टमेंट गायब हो गया और वो एक बंजर खंडहर में खड़ा था। चारों तरफ सड़ांध और सन्नाटा, और उसके ठीक सामने एक विशाल म्यूटेंट चूहा खड़ा था जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं। चेन्यांग की रूह कांप गई। भाई, ये मेरा लिविंग रूम तो नहीं है। चूहा झपटा और चेन्यांग पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे घर जाना है। अंगूठी चमकी, रोशनी का एक बवंडर उठा और वो वापस अपने अपार्टमेंट के फर्श पर जा गिरा। सन्नाटा छा गया। उसने फर्श छुआ, सब ठीक था। फिर उसने अपनी अंगूठी को देखा। उसका दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। बरसों तक कॉमिक्स और मैनहवा पढ़ने का अनुभव काम आया। उसे समझ आ गया, इस तबाही वाली दुनिया में खाने की भारी कमी है, लेकिन वहां सोना और फ्यूचर टेक कचरे की तरह पड़ा होगा। वहीं उसकी अपनी दुनिया में खाना सस्ता है और टेक महंगा। बस इसी प्रॉफिट के चक्कर में एक कॉरपोरेट गुलाम मर गया और एक इंटरडिमेंशनल चोर का जन्म हुआ। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। लीला अभी भी उन मसालों के स्वाद में खोई हुई थी। देखते ही देखते पूरा पैकेट खत्म हो गया। उसने खाली रैपर को ऐसे देखा जैसे उसकी खुशियां खत्म हो गई हों। उसने धीरे से कहा, सॉरी, मैं खुद को रोक नहीं पाई। चेन्यांग ने इसे कैजुअली हवा में उड़ा दिया। कोई बात नहीं। अंदर ही अंदर वो जश्न मना रहा था। शिकार जाल में फंस चुका था। उसने एक कहानी बुनी, मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से हूं। हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, बस हमें कुछ सप्लाई की जरूरत है। लीला सन्न रह गई। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास फालतू खाना हो। इस बंजर दुनिया में यह नामुमकिन था। अब वो चेन्यांग को एक कमजोर आदमी नहीं, बल्कि चलता फिरता खजाना देख रही थी। उसने तुरंत ऑफर दिया, मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूं। मैं इस इलाके को जानती हूं। तुम्हें जो चाहिए वो ढूंढने में मदद करूंगी। उसने झुककर धीरे से कहा, बस बदले में मुझे महीने के ऐसे 15 स्पाइसी स्ट्रिप्स चाहिए। चेन्यांग का मन कर रहा था कि वो खुशी से चिल्ला पड़े, भाई, 15 पैकेट तो पॉकेट चेंज है। लेकिन एक असली चोर कभी भी जल्दी हां नहीं कहता। उसने अपनी ठुड्डी खुजलाई और सोच में पड़ गया। नामुमकिन तो नहीं है, पर मैं किसी अजनबी को काम पर नहीं रख सकता। डेटा वेरीफाई करना पड़ेगा। नाम? लीला। जेंडर? वो झल्लाई, अंधे हो क्या? उसने हाथ खड़े कर दिए, बस डेटा चेक कर रहा हूं। उम्र? वह हिचकिचाई, 19। चेन्यांग ने उसे घूर कर देखा और बड़े ड्रामे के साथ हंसा। चेन्यांग ने उसकी तरफ देखते हुए मजाक में कहा, भाई, ये मानने वाली बात ही नहीं है कि तुम सिर्फ 19 की हो। इस कयामत की दुनिया के हिसाब से तुम जरूरत से ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं हो। सन्नाटा छा गया, एकदम जानलेवा सन्नाटा। चेन्यांग को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत बात पलटी। खैर, छोड़ो, प्रोफेशनल मोड ऑन। मैं तुम्हें काम पर रखता हूं। तुम्हारी मंथली सैलरी होगी 15 पैकेट स्पाइसी स्ट्रिप्स। लीला की मुट्ठियां जोश में भिंच गईं। उसकी आंखों में चमक आ गई। डन बॉस, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कह दिया। चेन्यांग ने धीरे से सिर हिलाया और शांति से पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि मुझे मार डालो और सारा खाना लूट लो? उसने नाक सिकोड़ी, मैं पागल नहीं हूं। उसने सीधे चेन्यांग की आंखों में देखा। एक वक्त का खाना कुछ देर की भूख मिटाएगा, लेकिन खाना सप्लाई करने वाला जिंदगी भर का साथ देगा। चोर मुस्कुराया, स्मार्ट लड़की है। डील पक्की हो गई। लीला मुड़ी, निकलने का वक्त हो गया है। चेन्यांग ने अपना बैग एडजस्ट किया। अब वो ऑफिशियली उसका बॉस था।
और इस तरह एक भूखी स्नाइपर और एक इंटरडिमेंशनल चोर की जोड़ी बन गई। एक के पास गोलियां हैं, दूसरे के पास स्नैक्स, और ये दोनों मिलकर इस बर्बाद दुनिया को लूटने वाले हैं। टूटी सड़कों और जंग लगे मलबे के बीच थोड़ा चलने के बाद लीला रुकी और गर्व से कुछ जर्जर इमारतों की ओर इशारा किया। ये मेरा कैंप है, उसने ऐसे ऐलान किया जैसे वो किसी आलीशान लग्जरी सोसाइटी की बात कर रही हो। ग्रे रैट डिस्ट्रिक्ट डी। चेनयांग ने आंखें झपकाईं। ग्रे रैट डिस्ट्रिक्ट। आधी गिरी हुई इमारतें, फटे हुए तिरपाल और उसे ऐसे घूरते हुए लोग जैसे वो आज रात का डिनर हो। उसने मन ही मन सोचा, डिस्ट्रिक्ट डी मतलब इससे पहले ए, बी और सी भी रहे होंगे। उसे यह किसी झुग्गी बस्ती से भी बदतर लगा। लेकिन चोर ने अपनी निराशा तुरंत निगल ली। जहां हालात खराब होते हैं वहीं अनमोल चीजें छिपी होती हैं, और अनमोल चीजें ढूंढना ही तो उसकी स्पेशलिटी है। जैसे जैसे वे कैंप के अंदर गए, सर्वाइवर्स उन्हें शक की नजरों से देखने लगे। यहां कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, कोई हाथ नहीं हिला रहा था। ये कोई मोहल्ला नहीं, एक सर्वाइवल जोन था। लीला ने उसकी घबराहट ताड़ ली। ये लोग बस सावधान रहते हैं, यहां अजनबियों का मतलब मुसीबत होता है। चेन्यांग ने सिर हिलाया। सही बात है, मैं भी उन लोगों पर भरोसा नहीं करता जो स्नैक्स नहीं लाते। लीला उसे कबाड़ और कंक्रीट से बने एक छोटे से शेल्टर में ले गई। ये मेरी जगह है। उसने लोहे का दरवाजा धक्का देकर खोला। अब हमारे चोर भाई के अंदर, जो कि थोड़े बेशर्म किस्म के इंसान हैं, एक छोटी सी एक्साइटमेंट जागी। एक खूबसूरत लड़की के घर में एंट्री। ये या तो कैरेक्टर डेवलपमेंट है या फिर मौत का सिग्नल। लोहे का दरवाजा चूं चूं करता हुआ खुला और उसकी सारी एक्साइटमेंट वहीं दम तोड़ गई। कमरा छोटा था, दीवारें उखड़ रही थीं, जंग के दाग थे, और एक मेज ऐसी थी जिसे देखकर लग रहा था कि वो ग्रेविटी से जंग हार चुकी है। उसकी मुस्कान वहीं जम गई। उसने बहुत मुश्किल से सभ्य बनने की कोशिश की। आह, तुम्हारी लाइफस्टाइल काफी मिनिमलिस्टिक है। लीला ने उसकी हैरानी को इग्नोर किया। बैठो। उसने एक मग में पानी डाला और गर्व से बोली, ग्रे रैट डिस्ट्रिक्ट को कम मत समझना। एक छोटी गौरैया के पास भी उसके सारे अंग होते हैं। चेन्यांग ने इज्जत से सिर हिलाया। अंदर ही अंदर वो सोच रहा था कि इस गौरैया के पास फर्नीचर की कमी है, पर उसने मुंह बंद रखा। अब सीधे बिजनेस की बात। लीला ने हाथ बांधते हुए पूछा, तो तुम बदले में क्या ट्रेड करना चाहते हो? उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था। अगर कैंप में वो चीज हुई तो मैं दिला दूंगी। चेन यांग ने पानी का एक घूंट भरा और शांति से कहा, सोना और चांदी। सन्नाटा छा गया। लीला उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने डायनासोर के अंडे मांग लिए हों। तुम्हें ऐसा ट्रैश क्यों चाहिए? कचरा? चोर का मन किया कि वो जोर जोर से हंसे। जिस चीज को वो कचरा कह रही थी, उसकी दुनिया में उसकी कीमत करोड़ों में थी। उसका प्लान जबरदस्त काम कर रहा था। लीला ने उसे प्यार से समझाया, बड़ी तबाही से पहले सोने की कीमत थी। अब तुम सोना खा नहीं सकते। उसने टेबल थपथपाई। यहां खाना, पानी और हथियार ही असली ताकत है। चेन्यांग ने एक वाइज बॉस की तरह धीरे से सिर हिलाया। बिल्कुल, इसीलिए तो भरोसा जरूरी है। और फिर फुल ड्रामे के साथ उसने अपना बड़ा सा डफल बैग खोला। अंदर का नजारा देख लो। स्नैक्स, कैंड ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स और वैक्यूम सील्ड मीट। भाई, ये तो मॉडर्न खाने का स्वर्ग था। लीला की तो चीख निकल गई। उसका कूल अंदाज हवा हो गया। वो उस बैग को ऐसे देख रही थी जैसे किसी म्यूजियम में रखी कोई अनमोल चीज हो। चिन्यांग थोड़ा पीछे झुककर मजे लेने लगा। अगर ये गोल्ड वाली डील सेट हो गई, उसने स्टाइल से कहा, तो इस बैग का 10वां हिस्सा तुम्हारा बोनस होगा। 10वां हिस्सा? लीला का दिमाग कैलकुलेशन करने में फेल हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अभी भी लग रहा था कि कीमती खाने के बदले बेकार सोना मांगना पागलपन है, पर चेन्यांग की आवाज अब सख्त हो गई। बस वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। वो बड़े आराम से बिस्तर पर लेट गया, पर अंदर ही अंदर उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रखी थी। लीला ने बैग पकड़ा और आखिरी बार उसकी तरफ देखा। बॉस, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। वो अपनी राइफल लेकर बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही सन्नाटा छा गया, और तब चेन्यांग को असली वेट महसूस हुआ। उस बैग के स्नैक्स उसके आखिरी 100 युआन के थे। अगर ये प्लान फेल हुआ तो भाई सड़क पर आ जाएगा। वहां कोई इंटरनेट नहीं था, कोई सिग्नल नहीं। बोर होकर उसने दीवारों पर लगे पुराने अखबारों के टुकड़े पढ़ना शुरू किया।
तभी उसकी नजर एक हेडलाइन पर पड़ी और भाई के होश उड़ गए। साल 2035। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अखबारों में एक भयानक न्यूक्लियर वॉर का जिक्र था। हजारों बम, आधी धरती साफ, म्यूटेशन और ज़ॉम्बीज की शुरुआत। 1 घंटे बाद उसे कड़वा सच समझ आया। वो किसी दूसरे प्लेनेट पर नहीं था, वो अपनी ही धरती पर था, बस 200 साल आगे। वो ग्रेट कैटेक्लिज्म कोई कहानी नहीं थी, बल्कि धरती का भविष्य था। उसे एहसास हुआ, मैंने स्पेस में नहीं, टाइम में ट्रैवल किया है। मतलब मैं सीधे फ्यूचर को लूट रहा हूं। भाई, ये बात तो उसे और भी रोमांचक लगी। तभी दरवाजा खुला और लीला अंदर आई। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। बॉस, मैं वापस आ गई। उसने फर्श पर एक भारी बैग फेंका। क्लैंग! लोहे के टकराने की आवाज आई। ज्यादा तो नहीं मिला, उसने कैजुअली कहा, क्योंकि इस कचरे को कोई इकट्ठा नहीं करता। चेन्यांग लपका और बैग खोला। भाई की तो बोलती बंद हो गई। अंदर गोल्ड बार्स भरी हुई थीं, जो धुंधली रोशनी में भी चमक रही थीं। कोई टूटे फूटे गहने नहीं, बल्कि पूरी की पूरी ईंटें। चेन्यांग पागलों की तरह हंसने लगा। उसका 100 युआन का इन्वेस्टमेंट काम कर गया था। उसने सोने को ऐसे गले लगाया जैसे वो उसका खोया हुआ बच्चा हो। बाय बाय गरीबी, अब अपूर्ण राज करेगा। लीला उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया हो। ये सोना उस खाने के मुकाबले कुछ भी नहीं है, उसने बड़े आराम से कहा। मैंने थोड़े खाने के बदले ये भी लिया है। चेन यांग की हंसी रुक गई। क्या? लीला ने एक छोटी वायल दिखाई जिसमें एक चमकता हुआ लिक्विड था। ये टियर 1 एनहांसमेंट पोशन है, लो ग्रेड है, पर प्योर है। वो करीब आकर बोली, तुम एक मामूली इंसान हो। बिना इसके कोई भी मामूली ज़ोंबी तुम्हें मार देगा। ये तुम्हें लड़ने की ताकत देगा। चेन्यांग उस पोशन को घूरने लगा। मतलब इस तबाही की दुनिया में पावर अप्स भी मिलते हैं? इंटरेस्टिंग। चेन्यांग ने अपनी कॉलर सीधी की और एक प्रोफेशनल बॉस की तरह झूठ पेलना शुरू किया। मेरी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बचाने के लिए काफी है, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा। हालांकि यह सफेद झूठ था, पर बोलना जरूरी था। उसने चुपके से वो पोशन अपनी जेब में रखा और चलते चलते बोला, तुम्हारी सैलरी कल मिल जाएगी, अब मैं चलता हूं। वो वहां से ऐसे स्टाइल में निकला जैसे उसके पास इकोनॉमी हिला देने वाला सोना ना हो, बल्कि मूंगफली के दाने हों। लीला उसे जाते हुए देख रही थी। बिना किसी डर के अकेले ज़ॉम्बी इलाके में घूमना। उसे दाल में कुछ काला लगा। उसने वो सोने का सिक्का देखा जो चेन्यांग छोड़ गया था और मुस्कुराई। यहां तो ये कचरा है, पर जब तक वो स्नैक्स ला रहा है, मुझे उसके सीक्रेट से क्या लेना देना। खंडहरों के बीच एक सुनसान गली देखकर चेन्यांग रुका। उसने पक्का किया कि कोई देख न रहा हो, और फिर रिंग एक्टिवेटेड। हवा में ग्लिच हुआ, रोशनी का धमाका हुआ और भाई सीधे अपने पुराने अपार्टमेंट के फर्श पर जा गिरा। ग्रेविटी सेट होते ही उसका दिल धक धक करने लगा। उसने कांपते हाथों से बैग खोला। सोना अभी भी वहीं था। वो पागलों की तरह फिर से हंसने लगा। ये सपना नहीं है, ये असली है। उसने एक गोल्ड बार हवा में लहराया। अब बस इसे किसी सुनार की दुकान पर ले जाना था और फिर पैसा ही पैसा होगा। पर तभी उसका चोर वाला दिमाग चला। एक साथ इतना सोना, पुलिस, टैक्स, पूछताछ। नहीं भाई, ये रिस्की है। असली चोर सिर्फ चोरी नहीं करता, उसे ठिकाने लगाना भी जानता है। उसने सोना बेड के नीचे छिपाया और सोचने लगा, अब ये कैसे समझाऊं कि ये सोना आया कहां से? ये तो कह नहीं सकता कि फ्यूचर लूट के लाया हूं। उसकी नजर उस नीली शीशी पर गई। उसने उसे हाथ में लिया। अगर फ्यूचर को लूटना है तो पहले खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा। चेन्यांग ने उस पोशन को लाइट के सामने घुमाया। तो ये है मेरा पहला अपग्रेड आइटम। वो थोड़ा हिचकिचाया। क्या मुझे वाकई इस कयामत वाली दुनिया की चीज अपने शरीर में इंजेक्ट करनी चाहिए? कोई मैनुअल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सीधे मौत का खतरा। पर फिर उसे लीला की बात याद आई कि वो कितना कमजोर है। अगर उसे सरवाइव करना है तो रिस्क तो लेना होगा। उसने दांत भींचे और इंजेक्टर को अपनी बांह पर टिका दिया। चलो भाई, वर्स्ट केस में अमीर मरूंगा। उसने प्लंजर दबाया और वो चमकता नीला लिक्विड उसकी नसों में दौड़ गया। उसने खाली शीशी फेंकी और इंतजार करने लगा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ नहीं हुआ। उसने अपनी बांह देखी। क्या मुझे छूना लग गया? क्या यह सिर्फ महंगा पानी था? और तभी बूम! उसका दिल पसलियों पर हथौड़े की तरह बजने लगा। धक धक धक।
ये नॉर्मल धड़कन नहीं थी, बल्कि जंग के नगाड़े थे। उसकी नजरें धुंधलाने लगीं और पूरे शरीर में एक भयानक मरोड़ उठी। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था। उसने अपनी मुट्ठी भींची और क्रैक! फर्श पर पड़ा वो सिरिंज सिर्फ उसकी पकड़ की ताकत से चकनाचूर हो गया। उसके शरीर के अंदर जैसे गर्मी का कोई ज्वालामुखी फट गया हो। जैसे ही जलती हुई एनर्जी की लहर उसके मसल्स से गुजरी, चेनियांग के शरीर के चारों ओर एक हल्की लाल ऑरा चमकने लगी। भाई के दांत भींच गए और मसल्स में भयानक ऐंठन शुरू हो गई। अब जो दर्द शुरू हुआ वो कोई मामूली दर्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का एक एक रेशा तोड़ा जा रहा है और उसे फिर से बनाया जा रहा है। वो धड़ाम से फर्श पर गिरा, पसीने से लथपथ। उसकी स्किन से हल्का हल्का खून रिसने लगा। चेन्यांग चिल्लाया, भाई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। पोषण उसे बेरहमी से रीराइट कर रहा था। जैसे जैसे मसल्स फैल रहे थे, उसके कपड़े फटने लगे। टी शर्ट के चीथड़े उड़ गए और सिलाई कड़कड़ा कर टूट गई। एक पल के लिए उसे लगा शायद ये बुरा इन्वेस्टमेंट था। तभी सन्नाटा छा गया। दर्द उतनी ही तेजी से गायब हुआ जितनी तेजी से शुरू हुआ था। वो वहीं पड़ा हाँफ रहा था। धीरे से उसने खुद को ऊपर उठाया और आईने की तरफ बढ़ा। फटी हुई शर्ट, पसीना और गंदगी, पर जब उसने खुद को देखा तो उसके होश उड़ गए। वो दुबला पतला कॉर्पोरेट मजदूर गायब हो चुका था। उसकी जगह अब लोहे जैसे ठोस मसल्स थे। हर एक कट साफ दिख रहा था। उसने अपनी छाती छुई और धीरे से बोला, क्या ये वाकई मैं हूं? उसने बाइसेप्स फ्लेक्स किए। भाई आर्नोल्ड को टक्कर देने वाली बॉडी बन चुकी थी। वह मुस्कुराया, चलो, कम से कम मेरा सिर नुकीला तो नहीं हुआ। अगर टीयर 1 का ये हाल है तो टीयर 2 क्या मुझे वन पंच मैन बना देगा? एक हफ्ते के अंदर कॉर्पोरेट गुलाम से इंटर डिमेंशनल मसल डीलर। लाइफ वाकई फास्ट है। तभी लिविंग रूम से एक आवाज आई, क्या कोई दरवाजा खोलने में मदद करेगा? चेन्यांग को याद आया उसकी रूममेट शुया आ गई है। वो एक उभरती हुई एक्ट्रेस थी, खूबसूरत, एलिगेंट और थोड़ी ड्रामेटिक। चेन्यांग वैसे ही बाहर निकल गया और दरवाजा खोला। शुया अंदर आई। सॉरी यार, मैं चाबी भूल गई। लेकिन उसकी बात बीच में ही रुक गई। उसकी नजरें ऊपर उठीं और चेन्यांग पर जम गईं। नंगा बदन, तराशा हुआ शरीर और बालों से टपकता पानी। शुया वहीं फ्रीज हो गई। उसका दिमाग जैसे बफरिंग करने लगा। चेन्यांग ने नेचुरली स्माइल दी। इट्स फाइन, हम रूममेट्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं। शुया कुछ नहीं बोली, बस उसे घूरती रही। उसके कंधे, चेस्ट, एब्स। शुया का चेहरा धीरे धीरे टमाटर जैसा लाल हो गया, जैसे सिस्टम ओवरहीट हो गया हो। चेन्यांग ने पूछा, तुम ठीक हो? वो झटके से होश में आई और नजरें फेर लीं। तुम्हें क्या हुआ? चेन्यांग मन ही मन मुस्कुराया। एक एनहांसमेंट पोशन, साइड इफेक्ट, एक्सीडेंटल चार्म इंक्रीज। उधर शुया के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। चेन्यांग को लगा वो डर गई है, पर वो अंदर ही अंदर प्रीमियम एंटरटेनमेंट अनलॉक होने की खुशी मना रही थी। उसने अचानक अपनी उंगली से उसकी छाती पर पोक किया। तुम इतने स्टैक्ड कब से हो गए? मैंने तो पहले कभी नोटिस नहीं किया। अब चेन्यांग फ्रीज हो गया। वो फ्यूचर लूटने वाला खूंखार चोर अब एक शर्मिंदा बुद्धू की तरह खड़ा था। शुया शरारत से पास आई। क्या तुमने सुना कि मेरा ऑडिशन फेल हो गया? तो क्या तुम अपनी बॉडी दिखाकर मुझे कंफर्ट कर रहे हो? चेन्यांग का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसा नहीं है, वो चिल्लाया। चेहरा आग की तरह जल रहा था। मैं बस कपड़े पहनना भूल गया था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह सुनने में कितना अजीब लग रहा है, वो एक प्रोफेशनल चोर की तरह वहां से भागा और अपने कमरे का दरवाजा पटककर बंद कर लिया। बाहर शुया हक्की बक्की खड़ी थी। अंदर चेन्यांग ने अपना सिर पकड़ लिया। बढ़िया है, अब वो पक्का मुझे कोई ठरकी समझेगी। पर फिर उसने खुद को संभाला। नहीं, शांत हो जाओ। मैं एक स्मार्ट चोर हूं। मुझे इज्जत की नहीं, उस सोने को ठिकाने लगाने की चिंता करनी चाहिए। अच्छे से कपड़े पहनकर, बैग कंधे पर लटकाकर वो शहर की तरफ निकला। और तभी उसे कुछ बहुत अजीब महसूस हुआ। बैग में सोने की ईंटें भरी थीं, जो कायदे से कमर तोड़ देने वाली भारी होनी चाहिए थीं। पर भाई को ऐसा लग रहा था जैसे उसने रुई का थैला उठा रखा हो। उसने अपनी आंखें सिकोड़ दीं और बूम! अचानक उसकी नजरें इतनी तेज हो गईं कि सैकड़ों मीटर दूर लगा एक छोटा सा बोर्ड भी उसे ऐसा दिखने लगा जैसे आंखों में टेलीस्कोप फिट हो गया हो। उसने अपनी सुनने की शक्ति चेक की।
सड़क के उस पार दो औरतें फुसफुसा रही थीं कि पड्ढोस वाले ली की बीवी का चक्कर चल रहा है। चेन्यांग मुस्कुराया। भाई, ये एनहांसमेंट पोषण तो कतई जहर है। इसने तो पूरा सिस्टम ही अपग्रेड कर दिया। ताकत, नजर और सुनने की शक्ति, सब सुपरह्यूमन लेवल पर। परमाणु युद्ध के बाद भी उस बर्बाद दुनिया की टेक्नोलॉजी आज की दुनिया से 200 साल आगे थी, और एक प्रोफेशनल चोर के लिए इसका मतलब था पैसा ही पैसा। वो अपनी मंजिल पर पहुंचा। किसी बड्डे शोरूम में जाता तो वो लोग सोने का सोर्स पूछते और कागजी कार्रवाई में फंसा देते, और चोरों को पेपर वर्क से नफरत होती है। इसलिए उसने एक प्राइवेट दुकान चुनी, लिंस गोल्ड शॉप। अंदर का नजारा एकदम आलीशान था। एक एम्प्लॉय मुस्कुराकर आगे आई। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? चेन्यांग ने बिना किसी बहस के भारी बैग काउंटर पर दे मारा। थर्ड! आवाज सुनते ही लड्डे हचकी सहम गई। उसने बैग थोड़ा सा खोला और अंदर चमकता हुआ असली सोना देखकर उसके होश उड़ अच गए। चेन्यांग ने स्टाइल से कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी डील करने की अथॉरिटी है। बॉस को बुलाओ। लड्डेचकी का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। इज्जत? भाई, पैसा यही तो करता है। वो उसे पीछे के एक प्राइवेट केबिन में ले गई, जहां एक भारी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। लिन ताओ, दुकान का मालिक। चेन्यांग ने अपना पूरा नाम नहीं बताया, क्योंकि स्मार्ट चोर कभी अपनी पहचान पूरी नहीं खोलते। चेन्यांग ने 3 सोने की ईंटें टेबल पर रखीं। लिन ताओ की आंखें चमक उठीं। बेचना चाहते हो? इसीलिए तो यहां हूं, चेन्यांग ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। मालिक ने ईंटें हाथ में लीं और बोला, मात्रा बड्डी है तो मुझे इसकी प्योरिटी चेक करनी होगी। चेन्यांग ने कैजुअली हाथ हिलाया। बिल्कुल करो। उसे पता था कि उस फ्यूचर वाली दुनिया में सोना कचरा है। वहां कोई नकली सोना नहीं बनाएगा। स्कैनर चला और कुछ ही सेकंड में लिन ताओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। 24 कैरेट प्योर गोल्ड। उसने गला साफ किया। रिसाइकलिंग प्राइस 400 युआन प्रति ग्राम है। चेन्यांग के हाथ में पकड़ीदा डिस्पोजेबल कप क्रैक करके टूट गया। भाई का दिमाग बिजली की रफ्तार से कैलकुलेशन करने लगा। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। 400 के हिसाब से एक ईंट के 4 लाख, 3 ईंटों के 12 लाख युआन। उस बर्बाद दुनिया के कचरे के बदले यहां 12 लाख। भाई के चेहरे पर एक लालची और विजयी मुस्कान आ गई। कयामत दूसरों के लिए नरक होगी, पर इसके लिए तो यह कुबेर का खजाना था। लेकिन तभी लिन ताओ ने बम फोड़ा। प्राइस तो ठीक है, पर मुझे ऑफिशियल रसीद चाहिए होगी। सन्नाटा छा गया। एक आम इंसान यहां घबरा जाता, पर हमारा इंटर डायमेंशनल चोर अलग मिट्टी का बना था। उसकी मुस्कान टस से मस नहीं हुई। कोई रसीद नहीं है, उसने ईमानदारी से कहा। लिन ताओ की नजरें सख्त हो गईं। बिना कागज के इतना सारा सोना, ये मेरे बिजनेस के लिए रिस्क है। माहौल गर्म हो गया। चेन्यांग खड्डा हुआ और सीधे उसकी आंखों में देखकर सीरियस बॉस मोड में बोला, देखो, मैं सीधा आदमी हूं। फालतू की बातों को छोड़ाते हैं। अपना आखिरी प्राइस बोलो। पसंद आया तो डील पक्की, वरना भूल जाओ कि हम कभी मिले भी थे। मतलब साफ था, तुम्हें इस सोने की ज्यादा जरूरत है जितनी मुझे तुम्हारी नहीं। दबाव तुरंत लिन ताओ पर आ गया। उसने एक लंबी सांस ली और हार मानते हुए बोला, चलो, मेरा नुकसान होगा, पर मैं 280 प्रति ग्राम दूंगा। टोटल 8,40,000 युआन। चेन्यांग ने एक पल की भी देरी नहीं की। अब हुई न बात। कुछ ही सेकंड बाद बज बैंक का नोटिफिकेशन आया। 8,40,000 युआन सीधे खाते में। दिल तो जोरों से धड़क रहा था, पर चेहरा एकदम कूल। भाई ने मेज पर सोने की ईंटें छोड़ी और टशन में बोला, तुम्हारे साथ बिजनेस करके मजा आया। जैसे ही वो बाहर निकला, लिन ताओ पीछे से चिल्लाया, भाई, और माल मिले तो सीधे इधर ही आना। चेन्यांग ने बस हवा में हाथ हिलाया, जैसे कह रहा हो, देखेंगे। स्मार्ट चोर कभी जल्दी कमिटमेंट नहीं करता, हमेशा अपना पलड़ा भारी रखता है। दुकान के बाहर धूप उसके चेहरे पर पड़ी। सिर्फ 3 ईंटें और 8 लाख से ज्यादा जेब में। उसने अपने कंधे पर लटके बैग को देखा, जिसमें अभी भी दर्जनों ईंटें बाकी थीं। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ये तो बस शुरुआत है भाई। बीच चौराहे पर उसने हाथ हवा में लहराए। अपुन अमीर हो गया। लोग उसे घूर रहे थे, पर उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। आखिर ये कयामत ही तो उसके साम्राज्य की फंडिंग कर रही थी। अपार्टमेंट पहुंचे तो वहां अलग ही कलयुग चल रहा था। जो डैनॉन मुंह में टोस्ट दबाए इधर उधर भाग रही थी। मेरा फोन कहां है?
शुया ने कॉफी टेबल की तरफ इशारा किया। डैनन झपट्टी और बैम सीधे चेनयांग से टकरा गई। चेनयांग मुस्कुराया। इतनी अफरा तफरी क्यों? पता चला कि शुया के बॉस ने उसे ओवरटाइम के लिए वापस बुला लिया है। चेनयांग ने चुटकी ली। गलत टाइमिंग है भाई, मैं तो तुम दोनों को डिनर पर ले जाने वाला था। अभी अभी एक छोटी सी फॉर्च्यून हाथ लगी है। डैनन वहीं जम गई। क्या? पर उसे देर हो रही थी। वो ड्रामा करते हुए चिल्लाई, शुया, मेरे हिस्से का भी तू ही खा लेना। और जाते जाते चेनयांग को शक की निगाहों से देखकर बोली, मेरे पीछे कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना। दरवाजा बंद हुआ और सन्नाटा छा गया। शुया धीरे से उसकी तरफ मुड़ी और शरारत से बोली, तो मिस्टर प्रेसिडेंट चेन, कहां ले जा रहे हैं आप मुझे? चेनयांग ने दीवार से टिककर स्टाइल में कहा, रीगल ग्रैंड होटल कैसा रहेगा? शुया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो 5 स्टार होटल? चेनयांग ने सिर हिलाया। एकदम सीरियस। शुया तैयार होने गई और इधर हमारे भाई का बिजनेस मोड फिर से ऑन हो गया। उसने बाकी ईंटें निकाली और पूरे शहर में गोल्ड सेलिंग की मुहिम छेड़ दी। यहां वहां अलग अलग दुकानों और डीलर्स के पास जाकर उसने धड़ाधड़ सौदे किए। सूरज ढलते ढलते उसने अपना फोन चेक किया और भाई के होश उड़ गए। बैलेंस 44 मिलियन। उसने फिर से हाथ हवा में उठाए। यस, 40 लाख। भाई, अब तो इस कयामत को भी थैंक यू बोलना बनता है। तभी फोन बजा। गुआंग हाई, उसका बेस्ट फ्रेंड। चेन्यांग ने एक्साइटमेंट में फोन उठाया। और भाई, अभी से मेरी याद आने लगी। पर दूसरी तरफ से गुआंग हाई सीरियस था। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरी नौकरी छूट गई है? चेन्यांग की मुस्कान वहीं गायब हो गई। गुआंग हाई ने आगे कहा, अगर रेंट के पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूं। भाई की सारी खुशी भाप बनकर उड़ गई। उसने झूठी हंसी हंसते हुए पूछा, तुझे कैसे पता चला? सन्नाटा छा गया। फिर गुआंग हाई ने धीरे से कहा, फोंग जिया ने बताया। वो नाम सुनते ही चेन्यांग को काटो तो खून नहीं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। गुआंग हाई ने बताया कि फेंग जिया को लगा कि उसका सीधे कांटेक्ट करना ठीक नहीं होगा। चेन्यांग वहीं सड़क पर बुत बनकर खड़ा रह गया। फेंग जिया, उसकी मां चाहती थी कि वो किसी ऐसे से शादी करे जिसके पास शहर में अपना घर हो, और चेन्यांग के पास उस वक्त कुछ नहीं था। कड़वा सच। पर असली धमाका अभी बाकी था। चेन्यांग ने पूछा, उसे कैसे पता चला कि मेरी नौकरी गई? ब्रेकअप के बाद तो बात ही नहीं हुई। गुआंग हाई ने आह भरी, ये सब जियनजिलोंग का काम है। वो अमीर बिगड़ैल शहजादा जो फेंक जिया के पीछे पड़ा है, उसी ने उसे बताया। और भाई, उसने तेरी पुरानी कंपनी के शेयर्स भी खरीद लिए हैं। गुआंग हाई ने दबी आवाज में एक और कड़वा सच उगला। भाई, उसने तुझे नौकरी से निकलवाया है, खास तौर पर तेरा नाम लेकर। चेन्यांग के लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई। सड़क का शोर, लोगों की आवाजें, सब गायब। अब उसे समझ आया कि वो कोई छंटनी या बुरी किस्मत नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी नीच चाल थी। एक अमीर बाप की औलाद ने सिर्फ अपनी ईगो संतुष्ट करने के लिए उसे कुचलने की कोशिश की थी। एक पल के लिए चेन्यांग के शरीर के चारों ओर जैसे गुस्से की औरा भड़क उठी। उसके हाथ की नसें फटने को हो गईं। उसके बैंक बैलेंस में पड़े वो 40 लाख युएन अब उसे कुछ अलग ही महसूस करा रहे थे। गुआंग हाई ने सन्नाटा भांप लिया। ओए, शांत हो जा, कुछ पागलपन मत कर देना। चेन्यांग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं बेवकूफों की तरह काम नहीं करता। उसकी आवाज इतनी शांत थी कि गुआंग हाई को भी डर लग गया। खैर, फोन कटा और चेन्यांग सड़क पर चलने लगा। चेहरा एकदम सपाट, पर मुट्ठी इतनी कसी हुई कि हड्डियां चटकने लगे। घटिया इंसान, जेन जिलोंग, तूने सिर्फ मुझे निकालने के लिए शेयर्स खरीदे? तेरी ये औकात मैं तुझे दिखाऊंगा। तभी उसे याद आया, धत तेरे की, मैं लेट हो रहा हूं। डिनर, रीगल ग्रैंड होटल। अभी बदला लेने का टाइम नहीं है भाई, अभी तो डेट पर जाना है। वो सुपर ह्यूमन स्पीड से गलियों को चीरता हुआ भागा। कुछ ही मिनटों में वो होटल के आलीशान गेट पर था। कांच की ऊंची दीवारें और सुनहरी लाइटें, सब चकाचौंध। वो बेसब्री से शुया का इंतजार करने लगा। तभी स्क्रीच! एक चमचमाती काली लग्जरी कार उसके ठीक सामने रुकी। दरवाजा खुला और ऊंची हील्स जमीन पर टिकी। लंबे चांदी जैसे बाल, परफेक्ट मेकअप और वो कातिलाना अंदाज।
ये वो कैजुअल रूममेट शुया नहीं थी, ये तो सेलिब्रिटी लेवल की शुया थी। चेन्यांग तो बस देखता ही रह गया। आसपास के लोग भी रुक गए। भाई, क्या ये कोई स्टार है? शुया ने उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाया। कहां खो गए? उसने गला साफ किया। 3 महीने साथ रहे, पर पता नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। शुया मुस्कुराई। तुम इतनी महंगी जगह ले जा रहे हो तो तुम्हारी नाक थोड़ी ना कटने दूंगी। उसने स्टाइल से अपना हाथ चेन्यांग के हाथ में डाल दिया। चेन्यांग थोड़ा अकड़ गया तो उसने मजाक किया। रिलैक्स, ये बेसिक शिष्टाचार है। अंदर होटल में हर कोई उन्हें ही मुड़ मुड़ कर देख रहा था। रेस्टोरेंट में उन्होंने शानदार डिनर किया, सिग्नेचर डिशेस और वो कीमती क्रैब्स। शुया घबरा रही थी। भाई, ये बहुत महंगा है। पर चेन्यांग एकदम चिल था। टेंशन मत लो, अपुन के पास बहुत पैसा है। शुया ने उसे हेडलॉक में लिया। अगर तुम अचानक अमीर हुए हो तो मैं गरीबों का पेट भरने के लिए अमीरों को लूटने में कोई बुराई नहीं समझती। खाना खत्म करके वे जैसे ही बाहर निकले, ठंडी हवा चल रही थी। चेन्यांग खुश था, पर तभी एक घमंडी आवाज ने माहौल बिगाड़ दिया। ओहो, तो तुम यहां हो, चेन? वो और कोई नहीं, चन जीलोंग था, वही अमीर विलन। चेन्यांग का चेहरा काला पड़ गया। इतने बड़े शहर में भी मुझे उसी से टकराना था जिससे मैं नफरत करता हूं। जियान जिलोंग ने ताना मारा। तुम्हारे जैसा लूजर 5 स्टार होटल में? चेन्यांग ने पलटकर जवाब दिया। क्यों? क्या ये होटल भी तुम्हारे खानदान का है? यहां से भी मुझे फायर कराने का इरादा है क्या? जियान ठाका मारकर हंसा। लगता है तुम्हें पता चल गया। सही पहचाना भाई। शुया ने चेन्यांग से पूछा। तुम्हारा दोस्त है क्या? इससे पहले कि वो जवाब देता, जियान की गंदी नजरें शुया पर टिक गईं। उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और अपने होंठ चाटे। एकदम घटिया। उसके दिमाग में एक नीच आइडिया आया। चेन्यांग की गरीबी का पर्दाफाश करो, उसे बेइज्जत करो और फिर लड़की को अपनी तरफ कर लो। पर उस बेवकूफ को यह नहीं पता था कि जिस कंगाल को वो टारगेट कर रहा है, उसके पास 40 लाख युएन और फ्यूचर का डायरेक्ट सप्लाई लाइन है। जियान जिलोंग ने नकली हमदर्दी दिखाते हुए शुया से कहा, मैडम, आप धोखे में मत रहिए। मैं इस चेन को अच्छे से जानता हूं। ये एकदम 2 कौड़ी का आदमी है। अभी अभी नौकरी से निकाला गया है। ये अपना रेंट तक नहीं भर सकता। उसने बड़े नाटकीय अंदाज में अपना सिर हिलाया, जैसे चेन्यांग पर तरस खा रहा हो। जियान जिलोंग अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने मुंह सिकोड़ा। ये यहां सिर्फ दिखावा करने आया है। अपनी सारी जमा पूंजी फूंक दी होगी ताकि रईस दिख सके। फिर अपनी आवाज धीमी करके बोला, ये 1 नंबर का स्कैमर है। औरतों को अपनी बातों में फंसाता है और फिर उन्हें कंगाल छोड़ देता है। चेन्यांग का सब्र जवाब दे गया। तुम सबको अपने जैसा ही गिरा हुआ समझते हो क्या? लेकिन इससे पहले कि मामला और बिगड़ता, शुया ने बड़े आराम से अपना हाथ उठाया। उसने जियान की तरफ देखा और एक मजेदार मुस्कान के साथ बोली, ओह, तो तुम मुझे बड़ी हमदर्दी के साथ वार्निंग दे रहे हो? जियान की छाती चौड़ी हो गई। बिल्कुल, मैं किसी खूबसूरत महिला को धोखा खाते हुए नहीं देख सकता। और फिर भाई ने तुरंत अपना बिजनेस मोड ऑन किया और अपना कार्ड निकालते हुए बोला, क्यों न तुम मेरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ। मैं जेन जिलोंग एशियन गेम्स का चेयरमैन हूं। वो वेट कर रहा था कि शुया इंप्रेस होगी, पर भाई, चाटक! शुया ने उसके हाथ से वो कार्ड झटक कर नीचे गिरा दिया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम्हें फिर से सोचना चाहिए, पेमेंट बहुत तगड़ी है। शुया ने सीधे उसकी आंखों में देखा और किलर शॉट मारा। मैं चेन की गर्लफ्रेंड हूं। चेनयांग वहीं जम गया। सिस्टम एरर। शुया ने बात जारी रखी। और मुझे अपने बॉयफ्रेंड की बुराई सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुनो, तुम्हारे जैसे चेयरमैन के रहते तुम्हारी कंपनी बहुत जल्द दिवालिया होने वाली है। जियान का चेहरा गुस्से से टमाटर जैसा लाल हो गया। शुया ने चेन्यांग का हाथ पकड़ा और वहां से मुड़ गई। चेन्यांग ने चुपके से उसे थम्स अप दिया। शुया ने धीरे से हंसते हुए फुसफुसाया, भाई, मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूं। फिर जोर से बोली, डार्लिंग, इस कचरे पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। पीछे जियान जिलोंग गुस्से से कांप रहा था। तभी उसके पीछे एक ठंडी आवाज आई, जियान जिलोंग। वो मुड़ा। फोंग जिया, चेन्यांग की एक्स। जियान ने अपनी ईगो बचाने के लिए कहा, चलो ड्रिंक्स पर चलते हैं, मैंने बार रिजर्व किया है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फेंग जिया ने रूखेपन से कहा।
डिनर में मेरे हिस्से के पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। वो अपनी कार में बैठी और बिना पीछे देखे चली गई। जियान जिलोंग अकेला रह गया, बेइज्जत और रिजेक्टेड। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उधर एक शांत पुल के नीचे चेनियांग और शुया धीरे धीरे चल रहे थे। वो आदमी बहुत इरिटेटिंग था, शुया बोली। चेनियांग रुक गया। सही कहा, पर उसे मिलकर मुझे एक बात समझ आ गई। उसने शहर की लाइट्स की तरफ देखा और अपनी मुट्ठी कसी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी खुद की गेम कंपनी शुरू करूंगा। शुया की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या तुम पागल हो गए हो क्या? कंपनी चलाना मजाक नहीं है, रिस्की है। चेन्यांग ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। रिलैक्स, बस तमाशा देखो। उसी रात चेन्यांग अपने कमरे में बैठकर सोच रहा था। गोल्ड स्मगलिंग अभी तो ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में उसे लेजिटिमेसी चाहिए थी। अगर उसे खुद को बचाना है तो एक असली साम्राज्य खड़ा करना होगा। तभी उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। सोना ही उस फ्यूचर का सबसे बड़ा खजाना नहीं है, बल्कि वहां की टेक्नोलॉजी असली खजाना है। लीला ने कहा था कि तबाही को अभी सिर्फ 10 साल हुए हैं। इसका मतलब उस दुनिया के साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स अभी भी जिंदा होंगे, भूखे, बेसहारा और परेशान। चेन्यांग की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं उन वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स को अपनी टीम में शामिल कर लूं, तो क्या लगेगा? सिर्फ महीने के 15 पैकेट स्पाइसी स्ट्रिप्स। वो धीरे धीरे हंसने लगा। 200 साल आगे की टेक्नोलॉजी से गेम बनाना। वो अब सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, वो डोमिनेंस चाहता था। जेन जिलोंग ने उसे नौकरी से निकालने के लिए पैसा यूज किया था। अब चेन यांग फ्यूचर का यूज करके उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। चेन यांग ने मुस्कुराते हुए अपना फोन रखा। उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका था। टेंशन मत लो भाई, उसने शांति से फोन काटते हुए खुद से कहा। एजेंसी सारा पेपर वर्क संभाल लेगी। अब वक्त है कुछ असली खड़ा करने का। पहला कदम, लोगों को काम पर रखना। दूसरा, एक तगड़ी सप्लाई लाइन सेट करना। पर इन सब से पहले उसे वेस्टलैंड का एक और चक्कर लगाना होगा। सुपरमार्केट जाते हुए उसके दिमाग में एक बात खटकी। अगर मैं 200 साल बाद की मैन्युफैक्चरिंग डेट वाले स्नैक्स वहां ले गया और किसी ने नोटिस कर लिया, तो भाई का गेम वहीं ओवर हो जाएगा। इसलिए इस बार उसने प्लान बदला। ताजा खाना, थोक में माल और ऐसा सामान जिसे कोई ट्रैक न कर सके। वह अपनी ट्रॉली धकेलता हुआ आगे बढ़ा। ट्रॉली का एक पहिया चूं चूं करके पूरे बाजार को उसकी मौजूदगी की खबर दे रहा था, पर उसने इग्नोर किया और सीधे मीट काउंटर पर पहुंचा। कैशियर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या चाहिए सर? चेन्यांग ने कैजुअली कहा, 25 किलो पोर्क। सन्नाटा छा गया। कैशियर ने आंखें झपकाईं। 25 किलो? हाँ, एकदम। उसे लगा शायद ये भाई कोई नया रेस्टोरेंट खोल रहा है। आधे घंटे बाद उसकी ट्रॉली लबालब भरी थी। 25 किलो मीट, 20 किलो आलू, 20 किलो मक्का और 20 बंद गोभी। भाई, इतना सामान तो एक छोटे रेफ्यूजी कैंप को खिलाने के लिए काफी था। अपने अपार्टमेंट पहुंचकर वो इस भारी भरकम सामान को अंदर ढोने लगा। थर्ड, पहला बॉक्स फर्श पर गिरा। एनहांसमेंट पोशन के बाद शरीर में ताकत तो आ गई थी, पर यह लॉजिस्टिक्स वाला काम बड़ा थकाने वाला था। उसने माथे का पसीना पोंछा। अभी तो ये थोड़े से डिब्बे हैं, बाद में हजारों लोगों का पेट कैसे भरूंगा? क्योंकि अब उसका प्लान छोटा मोटा प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि बड़े लेवल पर स्केल करना था। तभी उसकी उंगली की अंगूठी से सुनहरी रोशनी फूटी। वो वहीं जम गया। वो रोशनी उन डिब्बों पर पड़ी और फ्लैश! सन्नाटा छा गया। डिब्बे गायब थे। चेनियांग खाली जगह को देखता रह गया। क्या? ये क्या हुआ? उसने अंगूठी पर फोकस किया और अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में एक नजारा दिखा। एक विशाल स्टोरेज स्पेस में वो सारे डिब्बे तैर रहे थे, सुरक्षित और सेट। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कहीं ये... उसने अपना हाथ उठाया और मन में कहा, स्टोर। बाकी बचे डिब्बे भी पलक झपकते ही गायब हो गए। फिर उसने कहा, रिट्रीव। एक डिब्बा हवा में प्रकट हुआ और सीधे फर्श पर आ गिरा। भाई पागलों की तरह हंसने लगा। ये सिर्फ टेलीपोर्टेशन नहीं है, ये तो स्पेशल स्टोरेज रिंग है। पूरा इन्वेंट्री सिस्टम ही खुल गया। उसने अंगूठी को चूम लिया। अब लॉजिस्टिक्स की टेंशन खत्म। वो बिना उंगली हिलाए टनों माल यहां से वहां ले जा सकता था। गेम चेंजर। बिना वक्त बर्बाद किए उसने अंगूठी एक्टिवेट की। रोशनी का धमाका हुआ और वो फिर से धूल भरे वेस्टलैंड में था। हवा, रेत और सन्नाटा।
उसने तुरंत एक बॉक्स बाहर निकाला, पर फिर रुक गया। नहीं, अभी सबके सामने ये जादुई तिजोरी नहीं खोल सकता। बहुत रिस्की होगा। उसने तय किया कि लीला के सामने वो सामान हाथ से उठाकर ले जाने का नाटक करेगा। जानकारी पर कंट्रोल रखना ही असली पावर है। उधर लीला अपने टूटे फूटे शेल्टर में बैठी अपनी उंगली से चटपटे मसाले का आखिरी अंश चाट रही थी। आखिरी स्पाइसी स्ट्रिप्स खत्म हो चुकी थी। उसने आंखें बंद कीं, जैसे कोई पवित्र रस्म पूरी कर रही हो। ऐसा स्वाद इस दुनिया में था ही नहीं। पर फिर उसे हकीकत का एहसास हुआ। खाली रैपर्स को देखकर उसका दिल बैठ गया। इस दुनिया में सीलबंद खाना लाइफ इंश्योरेंस जैसा था। अगर मैं इसे बचाकर खाती तो एक दिन और जिंदा रह सकती थी। उसे डर लगने लगा। क्या उसने एक अजनबी पर भरोसा करके गलती कर दी? क्या उसने सोना और वो कीमती पोषण फालतू में दे दिया? शायद वो झूठ बोल रहा था। वो कभी वापस नहीं आएगा। उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे इस घाटे के सौदे के लिए कभी माफ नहीं करेगी। तभी दरवाजे पर एक साया दिखा। एक जानी पहचानी आवाज आई, लीला, मदद करो भाई, ये बॉक्स बहुत भारी है। लीला की आंखें फैल गईं। वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागी और सीधे छेन्यांग से टकरा गई। क्रैश! दोनों जमीन पर गिर पड़े। डिब्बा खुल गया और ताजा सब्जियां धूल भरे फर्श पर बिखर गईं। लीला उसके ऊपर गिरी थी, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम वापस आ गए। मुझे लगा तुम झूठ बोल रहे थे। चेन्यांग इस सिचुएशन से थोड़ा सकपका गया। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा भाई? लीला सिसकते हुए बोली। मैंने सोने के बदले वो पोषण ट्रेड किया था। मेरी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि सोना कचरा है। मुझे लगा वो मुझे सजा देंगे। चेन्यांग ने धीरे से उसका सिर थपथपाया और मुस्कुराकर बोला, रिलैक्स, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा रुतबा बहुत बड़ा है। अब ये रोना धोना बंद करो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अब सीन ये है कि चेन यांग ने अपना बॉस मोड ऑन किया और बड्डे ही सलीके से झूठ बोला। खाना मेरे लिए कोई बड्डी बात नहीं है, और सोना, वो तो मुझे काम के लिए चाहिए। लाइला ने उसे ध्यान से देखा, कुछ सेकंड, फिर धीरे से सिर हिलाया। वो मान गई। चेन यांग ने थम्स अप दिया। अब ये सामान समेटने में मदद करो। जैसे ही लाइला सामान उठाने लगी, उसके हाथ में कुछ गोल सा आया। वो फ्रीज हो गई। ये तो, उसकी आवाज कांप रही थी। सब्जियां? उसने चेन यांग को ऐसे देखा जैसे कोई मिरेकल देख लिया हो। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन वेजिटेबल्स उगा सकती है? उसका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। इस वेस्टलैंड में फ्रेश वेजिटेबल्स क्लीन वाटर से भी रेयर थीं। चेन यांग हल्का मुस्कुराया। चेन यांग थोड़ा कंफ्यूज था। उसके लिए तो वो बस डिस्काउंट वाली कैबेज थी। पर लाइला उसे ऐसे पकड़ डीएच रही थी जैसे कोई सीक्रेट ट्रेजर हो। वो रोते हुए बोली, तबाही के बाद मिट्टी जहरीली हो गई। अब कुछ उगता नहीं। ये वेजिटेबल्स नहीं, ये लग्जरी हैं। चेन यंग ने ब्लिंक किया। अरे, ये तो बस कैबेज है। लीला ने धीरे से कहा, नहीं, ये उम्मीद है। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर चेन यांग कैजुअली बोला, अगर इतनी पसंद है तो सब रख लो। डेड साइलेंस। लाइला के गाल लाल हो गए। सारी? उसने कैबेज को कस कर पकड़ डीच लिया। फिर अचानक वो घुटनों पर बैठ गई। मैं ये नहीं ले सकती। ये बहुत कीमती है। मैं आपकी एम्प्लॉई हूं। मैं वही लूंगी जो मैंने अर्न किया है। अच्छा इंसान। ये शब्द सुनकर चेन यांग अंदर ही अंदर हंस पड़ा। अगर उसे पता होता कि वो 200 साल का गैप एक्सप्लॉइट कर रहा है। चेन यांग ने टोन बदली। ठीक है, अब से सैलरी गोल्ड में नहीं, फूड में मिलेगी। उसने एक बड्ढा सा पोर्क का टुकड़ा निकाला। और चाहिए तो बोल देना, बस सर्विस टॉप लेवल होनी चाहिए। लाइला ने हाथ जोड़ ढे, चेहरा लाल, पर कमिटमेंट सॉलिड। मैं आपको पूरी तरह सेटिस्फाई करूंगी। वो रुक गई। मेरा मतलब, मैं अपना बेस्ट दूंगी। चेन यांग हल्का खांस पड़ा। प्रोफेशनल रहो। लाइला तुरंत स्ट्रेट हो गई। यस बॉस। चेन यांग ने सिर हिलाया। आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो। पहला काम, मेरे सवालों के जवाब देना। मुझे लोग हायर करने हैं। 2 कंडीशंस। एब्सोल्यूट लॉयल्टी ई स्पेशल एबिलिटी। लाइला ने तुरंत सुझाव दिया। ग्रे रैट टाउन चलते हैं। वहां 10,000 सर्वाइवर्स हैं। हर तरह की स्किल मिल जाएगी। उसने मैप दिखाया। हम डिस्ट्रिक्ट डी में हैं।
ये 12 सेटलमेंट्स में से एक है। चेन यांग ने पूछा। यहां प्रोग्रामर्स हैं, गेम डेवलपर्स? लीला ब्लैंक हो गई। कंप्यूटर? उसने आंखें सिकोड़ कर कहा। तुम उन पुराने मेटल बॉक्सेस की बात कर रहे हो जो 200 साल पहले यूज होते थे? चेन यांग हल्का मुस्कुराया। हां, वही। अब उसे समझ आ गया, यह काम आसान नहीं होगा। तभी लाइला को कुछ याद आया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी है, प्री कैटाक्लिज्म टेक्निकल डायरेक्टर। उसे इंटेल ब्रेन टेक्नोलॉजी आती है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ डराकर उसे खींचने लगी। दोनों एक शांत बिल्डिंग के सामने रुके। अंदर से आवाज आई, स्वादिष्ट मीट, मजेदार मीट। फिर कटने की भारी आवाज। लीला चिल्लाई, अंकल वेई, बात करनी है। पर्दा हटा। सफेद बालों वाला आदमी बाहर आया, हाथ में खून से सना एक्स। अच्छे टाइम पर आए हो, अभी फ्रेश शिकार पकड़ा है। पिछला पैर शेयर करूंगा। लीला खुश। थैंक यू अंकल वेई। चेन यांग अंदर गया और फ्रीज हो गया। एक विशाल म्यूटेटेड ग्रे रैट पर डढ़ा था। उसका दिल हिल गया। ये लोग ये खा रहे हैं? लीला ने समझाया। ज़ॉम्बीज के अलावा यही मेन मीट सोर्स है। तभी चेन यांग को एहसास हुआ, मॉडर्न सुपरमार्केट कितना लग्जरी था। अब लाइला ने असली बात रखी। ये मेरे नए बॉस हैं, इन्हें टैलेंटेड लोग चाहिए और ये बहुत अच्छी सैलरी देंगे। अंकल वे ने अपना एक्स नीचे रखा और चेन यांग को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। ये बच्चा क्या सैलरी देगा? स्कैमर तो नहीं है। चेन यांग बिल्कुल काल्म रहा। उसने सीधा ऑफर रखा, महीने के 30 किलो राइस और फ्लावर प्लस 10 किलो रॉ मीट। पूरा माहौल फ्रीज। अंकल वे का जबड्डा लिटरली गिर गया। राइस, फ्लावर, ये तो मिथ लेवल आइटम्स हैं। तुम सीरियस हो? चेन यांग हल्का मुस्कुराया। बस यही सिग्नल काफी था। अंकल वे तुरंत उसका हाथ पकड़ डांच लेते हैं। बॉस, मैं ही वो आदमी हूं जो डिस्ट्रिक्ट डी में इंटेल ब्रेन सबसे अच्छे से समझता है। चेन यांग ने कामली करेक्ट किया। तुम्हें गलत समझ आया। मुझे चाहिए पुराने पर्सनल कंप्यूटर्स। साइलेंस। अंकल वे फ्रीज। कंप्यूटर? उसके लिए ये शब्द किसी एंशिएंट मिथ जैसा था। उस पल चेन यांग को रियलाइजेशन हुआ, इस दुनिया में शायद वो अकेला है जो दोनों एरा समझता है, और यही उसका बिगेस्ट वेपन था। अंकल वे धीरे से बोला, सुना है इसके बारे में, बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, आज के हिसाब से प्योर जंक। चेन यांग ने सिर हिलाया। मुझे वही जंक चाहिए। अंकल वे कंफ्यूज, तुम्हें हार्डवेयर चाहिए या कोई जो इसे चला सके? चेन यांग ने स्टाइल में जवाब दिया, अगर कोई जानता है तो मुझे उसके पास ले चलो। लेकिन अंदर से अंकल वे का दिमाग दौड़ ही रहा था। ये लड़ी का चलता फिरता रैशन वेयर हाउस है, इसे हाथ से जाने नहीं दे सकता। वो तुरंत स्ट्रेट हो गया। बॉस, जो टेक बोलोगे मैं बना दूंगा। बताओ क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए? चेन यांग कैजुअल, कुछ खास नहीं, बस प्रोग्राम चल जाए, सॉफ्टवेयर बन सके। अंकल वे एक्साइटेड मोड में 0.4 नैनोमीटर चिप चाहिए। सुपर एआई कोर डिजाइन करूं? चेन यांग, नहीं नहीं, जितना वो एडवांस चीजें रिजेक्ट करता अंकल वे उतना खुश होता। ग्रेट, मतलब नो हाई एंड फ्यूचरिस्टिक हार्डवेयर। ये काम तो इजी है। अगर बेसिक हार्डवेयर मिल गया, प्रोग्रामिंग मैं इंस्टेंटली कर दूंगा। फिर वो थोड़ा सीरियस हुआ, लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेल ब्रेन के साथ कंपैटिबल नहीं होगा। आप इसका करेंगे क्या? चेन यांग उसके कंधे पर हाथ रखता है और हल्की मिस्टीरियस स्माइल देता है। ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। गुड एम्प्लॉई वही है जो काम करे, सवाल नहीं। अंकल वे तुरंत, यस बॉस। चेन यांग, हार्डवेयर मैं अरेंज कर लूंगा, फूड की टेंशन मत लो, स्टॉक बहुत है। अंकल वे ने हल्का सा निगला, एक इंटेल ब्रेन ले आना, उस पर कोड डेवलप करके कंप्यूटर में डालना आसान रहेगा। चेन यांग मुद्दता है। डन। बाहर निकलते ही उसने लाइला से पूछा, इंटेल ब्रेन मिलना इजी है? लाइला, डिस्ट्रिक्ट डी में नहीं, लेकिन ग्रे रैट टाउन में मिल जाएगा। थोड़ा एक्सपेंसिव है। चेन यांग थोड़ा टेंस, क्या मेरा फूड इनफ होगा? लाइला तुरंत, आपके फूड के सामने
ये कुछ भी नहीं। ये सिर्फ गरीबों के लिए एक्सपेंसिव है। चेन यांग ने राहत की सांस ली। फिर पूछा, एनहांसमेंट सीरम्स मिलते हैं? लीला, हाँ, टीयर 1 और टीयर 2। उससे ऊपर के लिए जाना होगा, डॉक्टर्स एसोसिएशन के पास। वो इस दुनिया के बिगेस्ट फैक्शंस में से एक हैं। सारे सीरम्स और टॉक्सिन्स वही बनाते हैं। फिर वो सस्पिशियस हो गई। आपको ये बेसिक चीजें भी नहीं पता? चेन यांग ने कैजुअली झूठ बोला। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेटेड है। हम बाहर ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते। लीला मान गई। चेन यांग ने टास्क दिया, तुम सीरम्स हैंडल करो, मैं कंप्यूटर अरेंज करता हूं। फिर जाते जाते उसने एक लाइन बोली, अगर ट्रेड में डेंजर हो, फूड छोड़ देना। तुम्हारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइला फ्रीज, इस ब्रूटल दुनिया में जहां लोग फूड के लिए मार देते हैं, वहां कोई उसकी लाइफ को फूड से ऊपर रख रहा था। उसके दिल में एक हल्की वार्मथ जगी, सुनहरी रोशनी चमकी और क्लिक। चेनियांग अपने कमरे में था। वो पागलों की तरह हंसने लगा। सिर्फ 400 युआन के राशन में मुझे एक टेक्निकल डायरेक्टर मिल गया। ये वेस्टलैंड वाकई कमाल की जगह है। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकला, लेकिन सोफे पर डेनॉन को देखकर फ्रीज हो गया। वो अपने छोटे से घर के कपड़ों में लेटी फोन चला रही थी। चेनियांग को देखते ही उसकी नाक से खून बहने लगा, क्योंकि डेनॉन कतई खतरनाक सुंदर लग रही थी। डेनॉन उछलकर बैठ गई और तकिए से खुद को ढक लिया। ठरकी, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? और तुम घर पर कब आए? यहां कोई और नहीं है। तुम्हारे इरादे क्या हैं? उसका चेहरा लाल हो गया। चेनियांग ने नाक खुजलाई। मैं तो कब से घर पर ही हूं, तुम्हें याद नहीं? मुझे कुछ काम है, डिनर तक आऊंगा। और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। पीछे से डैनॉन चिल्लाई, सारे मर्द झूठे होते हैं। चेनियांग को याद आया कि शुया का ऑडिशन फेल हो गया था और वो कंप्यूटर सिटी की एक दुकान पर पार्ट टाइम काम करती है। उसे भी कंप्यूटर ही चाहिए था। दुकान के अंदर शुया एक बदतमीज कस्टमर को झेल रही थी। वो मोटा आदमी उस पर दबाव डाल रहा था। तो डार्लिंग, आज रात डिनर पर चलें क्या? शुया ने काउंटर पर हाथ मारा। सर, हम यहां कंप्यूटर बेचते हैं, वो सर्विस नहीं जो आप समझ रहे हैं। तभी दरवाजा खुला और हमारे प्रेसिडेंट चेन की एंट्री हुई। मिस सेल्स एसोसिएट, चेन्यांग ने स्टाइल से कहा। शुया उसे देखकर चौंक गई। तुम? चेन्यांग मुस्कुराया। जरा यहां आओगी? मुझे कुछ पूछना है। शुया तुरंत उसके पास आई और फुसफुसाकर बोली, शुक्रिया भाई, ये मोटा मुझे तब से परेशान कर रहा है। 8,000 का कंप्यूटर लेकर सोच रहा है कि मैं इसके साथ ड्रिंक्स पर जाऊंगी। क्या मैं वैसी दिखती हूं? फिर उसने शक से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा मजाक उड़ाने आए हो? चेन्यांग ने डिस्प्ले केस की तरफ इशारा किया। मैं एक गेमिंग कंपनी खोल रहा हूं। मुझे एक हाई स्पेक डेस्कटॉप बनाना है। इसमें RTX 5290 डालो और बाकी सब भी मैक्स कर दो। शुया की आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, इस दुकान का सबसे महंगा कंप्यूटर एसकॉम Zeo 3000 युआन का है। तुम कंपनी खोल रहे हो या खुद गेमिंग करनी है? इतना महंगा क्यों? उसने शांति से जवाब दिया, मुझे टेस्टिंग के लिए हाई स्पेक हार्डवेयर चाहिए। शुया ने आह भरी। ठीक है, रुको। वो अंदर गई। पीछे वो मोटा कस्टमर बुदबुदा रहा था। आज रात तो इस लड़की को ले जाकर ही रहूंगा। चेनयांग ने अपनी सुपर ह्यूमन हियरिंग से सब सुन लिया। वो शांत रहा, लेकिन तभी उस मोटे की नजर उस पर पड़ी। कंप्यूटर सिटी के उस शोरूम में सन्नाटा पसर गया जब उस मोटे आदमी ने चेनयांग का मजाक उड़ाते हुए पूछा, अबे ओ भाई, क्या खरीद रहे हो? तुम्हारा बजट क्या है? चेनयांग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे स्टोर के सबसे महंगे फ्लैगशिप डेस्कटॉप की तरफ इशारा कर दिया। उस पर लगा प्राइस टैग चीख चीख कर अपनी कीमत बता रहा था, 1,03,000 युआन। ये देखते ही उस मोटे की आंखें फटी की फटी रह गईं। मजाक कर रहे हो क्या? तभी शुया पूरा सेटअप तैयार करके बाहर आई और बोली, सर, आपका पीसी तैयार है। टोटल वीनॉक्स 3,000 युआन हुए। आप पेमेंट कैसे करेंगे? बिना एक पल गंवाए चेन्यांग ने अपना फोन निकाला। स्कैन, बीप, पेमेंट सक्सेसफुल। मोटा आदमी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़का वाकई इतना अमीर है। चेन्यांग मुड़ा और उसे आंख मारते हुए बोला, क्यों भाई, क्या अब भी तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक्स पर जाने की जरूरत है? वो मोटा आदमी डर के मारे पीला पड़ गया और नो वे चिल्लाते हुए वहां से दुम दबाकर भाग निकला। शुया बस चेन्यांग को अचरज से देखती रह गई
और चेन्यांग एक रहस्यमयी मुस्कान देकर वहां से चला गया। उधर वेस्टलैंड की उजड़ी हुई दुनिया के ग्रे रेड टाउन में लीला कदम रखती है। यहां की गलियां बदमाशों और गुंडों से भरी थीं। एक गुंडे ने सीटी मारते हुए रास्ता रोका। ओ सुंदरी, साथ में खेलें क्या? लीला ने उसे घास तक नहीं डाली। जब उन्होंने उसका रास्ता रोका तो उसने धीरे से अपना हथियार उठाया और ठंडी आवाज में बोली, निकल लो यहां से, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। उसकी आंखों में मौत का खौफ देखकर गुंडे पीछे हट गए। अबे भागो, इसके पास हथियार है, ये पागल है। लीला वहां से निकलकर सीधे एक रिपेयर शॉप में घुसी। मुझे एक इंटेल ब्रेन चाहिए। दुकानदार, जो किसी लोहार जैसा दिख रहा था, उसने सिर हिलाया। बेसिक मॉडल के लिए 15 किलो ग्रे रैट मीट लगेगा और प्लग इन मॉड्यूल के लिए 5 किलो एक्स्ट्रा। लीला ने अपना भारी बैग मेज पर रखा। दुकानदार ने वजन किया, एकदम सही। उसने इंटेल ब्रेन डिवाइस थमा दिया। दुकानदार ने लालच में पूछा, सुंदरी, कुछ और चाहिए? मेरे पास खजाना है। लीला ने रूखा जवाब दिया, जरूरत नहीं है। बाहर निकलते वक्त उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई कि क्या उसका पीछा किया जाए, लेकिन दुकानदार ने रिस्क नहीं लिया। लीला ने चैन की सांस ली। उसे पता था, अगर उन्हें यह भनक भी लग गई कि उसके बैग में एक पूरी कैबेज है, तो वो लोग पागल हो जाएंगे। यहां ताजी सब्जी किसी पौराणिक खजाने से कम नहीं थी। अगली मंजिल थी डॉक्टर्स एसोसिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। वहां एक डॉक्टर बड़े आराम से बैठा था। लीला ने वहां रखे एनहांसमेंट सीरम्स देखे, लेकिन वो सब बेसिक थे। मुझे हाई ग्रेड सीरम चाहिए। डॉक्टर मुस्कुराया। बच्ची, तेरी औकात नहीं है हाई ग्रेड खरीदने की। लीला ने बिना कुछ कहे अपना बैग खोला और वो कैबेज बाहर निकाल दी। डॉक्टर का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। वो झटके से खड़ा हुआ। ये तुझे कहां से मिली? वेस्टलैंड में ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि पावर थी। डॉक्टर जैसे ही कैबेज की तरफ लपका, लीला ने तुरंत गन तान दी। क्या कर रहे हो? लेकिन डॉक्टर ने हमला नहीं किया। उसने बस दुकान का शटर नीचे गिरा दिया। खचाक! तभी उसने अपना असली औरा छोड़ा और पूरी हवा भारी हो गई। लीला कांप गई। ये एक टीयर 9 एनहांस्ड ह्यूमन था। अगर वो चाहता तो उसकी बंदूक को खिलौने की तरह मसल देता। लीला ने हिम्मत जुटाकर पूछा, डॉक्टर्स एसोसिएशन ने तुम जैसे ताकतवर इंसान को यहां क्यों भेजा है? डॉक्टर ने कैजुअली सिर खुजलाया। वेस्टलैंड में कुछ भी मुमकिन है। अब मुझे इसे चेक करने दो। उसने कैबेज को ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई पवित्र अवशेष हो। एकदम ताजा, परफेक्ट कलर। ये तो करिश्मा है। लीला सीधे मुद्दे पर आई। अब सौदे की बात करते हैं, इक्विपमेंट और सीरम। डॉक्टर सीधा खड़ा हो गया। अगर तुम अनाप शनाप कीमत मांगने वाली हो तो वो ख्याल दिमाग से निकाल दो। लीला ने सख्ती से जवाब दिया। अब मिट्टी में सब्जियां नहीं उगती, तुम इसकी कीमत जानते हो। डॉक्टर ने हामी भरी। हां, इसकी कीमत बहुत है, पर मैं कोई मौके का फायदा उठाने वाला विलेन नहीं बनूंगा। लीला ने राहत की सांस ली। मैं एक फेयर डील चाहती हूं। डॉक्टर मुस्कुराया और एक बटन दबाया। एक गुप्त वॉल्ट खुली, जिसमें टीयर 1 से टीयर 6 तक के सीरम, हीलिंग पोशंस और सबसे खास कार्बन फाइबर बायो आर्मर सूट रखा था। लीला की आंखें चमक उठीं। क्या मैं ये सब ले सकती हूं? डॉक्टर ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ 2 चीजें चुनो। लीला चिढ़ गई। तो फिर ये आर्मर क्यों दिखाया? डॉक्टर मुस्कुराया। अगले डील के लिए। अगर ये आर्मर चाहिए तो और सब्जियां लानी होंगी। लीला का दिल धड़क गया। उसे कैसे पता? डॉक्टर बोला। ये कैबेज इतनी परफेक्ट है कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिस ग्रुप के पास इसे उगाने की कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ एक नहीं उगाएगा। लीला ने झूठ बोला। मुझे ये पुराने खंडहरों में मिली। डॉक्टर हंसा। खंडहरों में फ्रेश सब्जी? खैर, अपने लोगों से बात करो। तुम्हारे लिए ये कम काम की है, मेरे लिए आर्मर। सोच लो। लीला ने सिर हिलाया और वहां से निकल गई। पीछे से डॉक्टर बुदबुदाया। शायद मैंने एक बड़ा मौका ढूंढ लिया है। एक मॉडर्न सुपरमार्केट से कनेक्शन। वापस मॉडर्न वर्ल्ड में एक सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में डिलीवरी ट्रक रुका। मिस्टर चेन, आपका ऑर्डर। चेनयांग ने पूरे इलाके को चेक किया। कोई कैमरा या राहगीर नहीं। सब यहीं उतार दो। डिलीवरी वाले 20,000 युआन का मीट उतारने लगे। एक ने बुदबुदाया, इतना मीट लेकर क्या करेगा? दूसरे ने उसे चुप करा दिया।
जैसे ही ट्रक गया, चेनयांग ने हाथ उठाया, सुनहरी रोशनी चमकी और सारा मीट रिंग के अंदर गायब। उसने सोचा, ये रिंग अभी ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे फैक्ट्री किराए पर लेनी होगी। फूड प्रोसेसिंग कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी होगी ताकि ये सप्लाई चेन सबको लीगल लगे। चेनयांग के चेहरे पर गहरी मुस्कान फैल गई। अब उसका प्लान एक नए लेवल पर पहुंच चुका था। उसे समझ आ गया था, सोना सिर्फ एक जरिया है, असली ताकत है फूड लॉजिस्टिक्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजी। उसने अपनी स्पेशल रिंग को चेक किया, जहां मीट, वेजिटेबल्स और राशन के पैकेट्स एकदम ताजा तैर रहे थे। सेटिस्फैक्शन के साथ उसने एक आइसक्रीम निकाली और उसका रैपर फाड़ते हुए सड़क पर टहलने लगा। उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि खाना खराब हो जाएगा, क्योंकि उसकी रिंग का रेफ्रिजरेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट था। तभी उसके फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर चेन, आपकी कंपनी चेन यांग टेक्नोलॉजी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। इसी के साथ उसका प्रोफेशनल करियर आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। जब उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला तो डैनन पहले से ही इंटरोगेशन मोड में थी। उसने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम इतनी जल्दी में कहां भागे थे? कोई इंटरव्यू था क्या? चेनयांग ने आराम से सोफा पर बैठते हुए कहा, बताने का मौका नहीं मिला। मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर ली है। अब मुझे जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं। डैनन को यकीन नहीं हुआ। वो उसके इतना करीब आकर खड़ी हो गई कि चेनयांग का चेहरा लाल पड़ गया। डैनन बोली, क्या मैं तुम्हें 3 साल की बच्ची लगती हूं? चेनयांग ने उसे याद दिलाया कि अपने एंसेस्ट्रल हाउस के बदले उसे बड़ा कॉम्पेंसेशन मिला है। डैनन वहीं सोफा पर उसके बगल में गिर पड़ी और अपनी कम सैलरी का दुखड़ा रोने लगी। चेनयांग ने तुरंत ऑफर दिया, मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारी करंट सैलरी से 3 गुना 15,000 युएन पर मंथ दूंगा। 15,000 सुनते ही डैनन का दिमाग कैलकुलेशन में लग गया। वो साल में कितना बचा पाएगी? उसने तुरंत पूछा, कंपनी करती क्या है? चेनयांग ने बताया, ये एक गेमिंग कंपनी है जिसमें 10 लाख की कैपिटल लगी है। डैनन ने साफ कहा, बिना टेक्निकल टीम के ये कंपनी डूब जाएगी। लेकिन चेनयांग के पास अपना सीक्रेट एडवांटेज था। डैनन बिना समय गंवाए दरवाजे की तरफ भागी। कहां जा रही हो? रेजिग्नेशन देने। और कहां? चेनयांग थोड़ा इमोशनल हो गया। डैनन ने बिना ज्यादा सवाल किए उसका साथ देना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी एक फोन कॉल ने सब बदल दिया। चेनयांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दादाजी को लास्ट स्टेज लिवर कैंसर डायग्नोज हुआ था और उनके पास सिर्फ 1 महीना बचा था। डैनन ने तुरंत कहा, तुरंत घर जाओ और उनसे मिलो। चेनयांग ने बैग पैक किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जिद थी। उसे याद आया, वेस्टलैंड की दुनिया में एनहांसमेंट सीरम्स और हीलिंग पोशंस मिलते हैं। शायद वो अपने दादाजी की जान बचा सके। बुलेट ट्रेन स्टेशन पहुंचते ही उसकी मुलाकात अपनी पुरानी क्लासमेट चू रान से हुई। चू रान ने उसे पहचान लिया और दोनों साथ में वाई सिटी जाने के लिए तैयार हो गए। जब चू रान ने उसके साथ बैठने की बात की तो चेनयांग थोड़ा नर्वस हो गया, क्योंकि उसने जल्दबाजी में सिर्फ बिजनेस क्लास की टिकट खरीदी थी। चू रान इतनी अमीर नहीं थी कि वो बिजनेस क्लास अफोर्ड कर सके, इसलिए उसने वाई सिटी पहुंचकर बात करने को कहा। चेनयांग तुरंत समझ गया। वो होस्टेस के पास गया और क्वाइटली चू रान की टिकट अपग्रेड करके उसे अपने बगल वाली सीट दिला दी। चू रान यह सुनते ही खुशी से झूम उठी। जैसे ही होस्टेस ने उसे टिकट थमाया, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक्साइटमेंट में उसने लगभग चेनयांग को गले ही लगा लिया और उसका नरम शरीर हल्का सा उससे टकराया, जिससे चेनयांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। चू रान ने शरारत से पूछा, क्या हुआ? चेनयांग ने नर्वस होकर नजरें फेर लीं और बात टाल दी। ट्रेन के अंदर बिजनेस क्लास की लग्जरी देखकर चू रान दंग रह गई। ये रेगुलर कोच से कितना बड़ा और कंफर्टेबल है। फिर उसने सीधा सवाल किया, तुम अचानक डाइंग छोड़कर वाई सिटी क्यों जा रहे हो? चेनयांग ने ठंडी सांस ली और भारी मन से बोला, दादाजी बहुत बीमार हैं। चू रान ने तुरंत उसे संभाला। आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस्ड है, वो ठीक हो जाएंगे। चेनयांग को सच पता था, फिर भी उसने बस चुपचाप सिर हिला दिया। बातों बातों में चू रान ने अपना दुख बताया। वो डेंग अपने पिता की फूड फैक्ट्री के लिए बिजनेस पार्टनर ढूंढने गई थी, लेकिन पिछले 2 सालों से लोग सिर्फ बड़े ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं।
जिसकी वजह से उनकी फैक्ट्री घाटे में चल रही है और वर्कर्स की सैलरी देना भी मुश्किल हो गया है। ये सुनते ही चेन्यांग के दिमाग में आइडिया चमका। उसे भी तो वेस्टलैंड की अपनी टीम के लिए एक रिलायबल फूड सप्लायर चाहिए था। उसने सोचा, इससे न सिर्फ वो अपनी पुरानी क्लासमेट की मदद करेगा, बल्कि अपना बिजनेस भी लीगल तरीके से ग्रो कर पाएगा। उसने शांत होकर कहा, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। चू राण चौंक गई। चेन्यांग बोला, मैं अपनी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता हूं, एक फूड फैक्ट्री के साथ। चू राण की आंखों में उम्मीद आ गई, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अभी अभी ग्रेजुएट हुआ दोस्त इतना बड़ा ऑर्डर कैसे दे सकता है। चेन्यांग ने कैजुअली झूठ बोला, मेरे बिजनेस पार्टनर्स की ऐसी डिमांड है। दोनों ने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए। वाई सिटी पहुंचते ही चेन्यांग ने टैक्सी ली और बोला, पहले मैं दादाजी से मिलूंगा, फैक्ट्री इंस्पेक्शन बाद में करेंगे। चू राण ने मुस्कुराकर उसे विदा किया, लेकिन उसके मन में सवाल था, यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या किस्मत। तभी उसके पिता की कार वहां आकर रुकी। उन्होंने पूछा, कोई पार्टनर मिला? चू राण बोली, डेंग में तो नहीं, लेकिन ट्रेन में चेन्यांग मिला। उसके पास बड़ा ऑर्डर है। उसके पिता का चेहरा गंभीर हो गया। पुराना क्लासमेट? कहीं स्कैमर तो नहीं? सावधान रहना, सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं वंगेट सिटी के एक विशाल और चमचमाते अस्पताल के पास। धूप खिली हुई है, लेकिन हमारे हीरो के दिल में अंधेरा और शक है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उस डॉक्टर पर भरोसा करे या नहीं। लीला उसे समझाती है कि 1 सदी पहले कुछ स्पेशल इफेक्ट्स वाली दवाइयां थीं, जिनका सक्सेस रेट 95% था, लेकिन अपोकलिप्स के बाद किसी ने उनका रिकॉर्ड नहीं रखा। हीरो की आंखों में उम्मीद की चमक आती है। वो पागलों की तरह पूछता है, क्या ये दवा हमें ग्रे सिटी में मिल सकती है? वो अपने दादाजी के कैंसर के इलाज के लिए किसी भी छोटी सी उम्मीद को पकड़ डैच लेना चाहता है। लेकिन लीला अपना सिर खुजलाते हुए एक ठंडी आह भरती है और सच बताती है, वहां वो खास दवा मिलना नामुमकिन है। हीरो का चेहरा सदमे से सफेद पर डहचट जाता है। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी लीला उम्मीद की एक किरण दिखाती है। वो बताती है कि भले ही वो पुरानी दवा न मिले, लेकिन सेल्यूलर डिजीज पोशंस कैंसर का जड-डीडीएच से इलाज कर सकती है। हीरो बिना वक्त गंवाए लीला का हाथ पकड़ता है और चिल्लाकर कहता है, मुझे अभी के अभी वहां ले चलो, इंतजार करना अब कोई ऑप्शन नहीं है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ बता रही हैं कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है। तभी लीला एक जादुई मुस्कान के साथ अपनी जेब से एक चमचमाती हुई सिरिंज निकालती है। हीरो हक्का बक्का रह जाता है। ये तुम्हारे पास कहां से आई? क्या तुम एसोसिएशन गई थी? लीला खुलासा करती है कि वो पहले ही वहां गई थी और उसने सिर्फ एक कैबेज के बदले ये कीमती पोषण ले लिया। हीरो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिर्फ एक पत्ता गोभी? इतनी कीमती दवा के बदले सिर्फ एक मामूली सब्जी? लीला घबराकर सफाई देती है कि ये तो बस एक्स्ट्रा था। फिर वे लीला के पुराने और जंग लगे ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां लीला एक सूटकेस खोलती है और जो नजारा दिखता है वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। उसमें रैंक 1 से लेकर रैंक 6 तक की सारी एनहांसमेंट पोशंस सजी हुई थीं। रंग बिरंगी बोतलों से ऐसी जादुई ऊर्जा निकल रही थी कि पूरा कमरा चमक उठा। हीरो ये सब देखकर सुन्न पड़ीडीएच जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके सामने इतनी पावरफुल चीजें रखी हैं। उधर लीला डर रही है। बॉस इतना चुप क्यों है? क्या उसे ये कम लग रहा है? उसे क्या पता कि हीरो तो खुशी के मारे पागल हो रहा है। अचानक हीरो जोर जोर से हंसने लगता है। ये तो लूट है भाई, असली लूट। वो उन बोतलों को हवा में उछालता है। उसे एहसास होता है कि डॉक्टर्स एसोसिएशन ने उन सब्जियों की कीमत को बहुत कम आंका है। उसे अनलिमिटेड पोशंस का खजाना मिल गया है। कमरे के अंधेरे में वो 6 जादुई बोतलें रैंक 1 से 6 अलग अलग रंगों में चमक रही थीं, जो न सिर्फ दादाजी की जान बचा सकती थीं, बल्कि हीरो को इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी बना सकती थी। उस कमरे में चारों तरफ जादुई पोशंस की चमक बिखरी हुई थी। तभी हमारे हीरो एमसी ने एक झटके में उस सूटकेस को बंद कर दिया, मानो उसने अपनी तकदीर पर मुहर लगा दी हो। उसने लीला को एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ यकीन दिलाया कि यह सौदा घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि उनकी सबसे बड़ी जीत है। लीला वहां से जाने के लिए मुड़ी, पर हीरो ने उसे अधूरी बातों के साथ रोकने की कोशिश की। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी।
तभी अचानक हीरो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लीला को हवा में गोल गोल घुमाया और चिल्लाया, हमने जैकपॉट मार लिया है, यह हमारी स्टार प्लानिंग्स की शुरुआत है। दोनों की हंसी और वो एनर्जी पूरे कमरे में बिजली की तरह दौड़ गई। लीला बेचारी शर्मा गई और उसकी आंखें खुशी से भर आईं कि वो अपने बॉस की मदद कर पा रही है। लेकिन तभी एक मजेदार और अजीब सीन हुआ। हीरो को अचानक एक झटका लगा, उसके मुंह से हल्का सा खून निकला और वो हकलाते हुए बोला, अरे, पहले ढंग के कपड़े तो पहन लो, फिर बात करेंगे। बेचारा शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था और अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक तीखी आवाज ने सन्नाटा तोड़ दीच दिया। लीला ने पूछा, आखिर बॉस, इतनी जल्दी में क्या ढूंढ रहे हैं? हीरो पसीने पसीने हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खुद को संभालते हुए उसने एक गंभीर सवाल दागा, क्या आजकल की मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब लास्ट स्टेज कैंसर लाइलाज नहीं रहा? लीला ने बढ़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। कैटेक्लिज्म के दौरान पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल गया था। तब कैंसर एक मामूली जुकाम जैसा हो गया था। अगर इंसानियत ने इसका इलाज नहीं ढूंढा होता तो हम कब के खत्म हो चुके होते। हीरो ने अब थोड़े शांत लेकिन बेताब होकर पूछा, तो इसके ठीक होने का रेट क्या है? फिर दोनों ने मिलकर बिजनेस की नई शर्तें तय की। वे इस बात पर राजी हुए कि अब से जो भी माल मिलेगा वो एक फिक्स कीमत पर लिया जाएगा। लीला ने बताया कि उनका सप्लायर इस सौदे को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बेताब है। हीरो ने मुस्कुराते हुए उस सप्लायर के बारे में और जानकारी मांगी। पता चला कि वह सप्लायर कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि रैंक 9 का एक एनहांस्ड ह्यूमन है। लीला ने सुझाव दिया, अगर यह सौदा ज्यादा रिस्की लग रहा है तो हम पार्टनर बदल सकते हैं। लेकिन हीरो ने हाथ बांधकर बड्ढे टशन में कहा, नहीं, मुझे लगता है कि गिग्नंट एक भरोसेमंद पार्टनर है। लीला हैरान थी कि बॉस को उस पर इतना भरोसा क्यों है। हीरो ने अपनी 3 उंगलियां उठाईं और 3 बड्ढी वजहें बताईं। नेटवर्क, रैंक 9 होने की वजह से उसके पास बड्ढे बड्ढे कॉन्टैक्ट्स हैं, जिससे हमें बायोलॉजिकल आर्मर जैसे कीमती हथियार मिल सकते हैं। जरूरत, उसका लेवल इतना हाई है कि उसे बहुत ज्यादा सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, जिससे हमारा साथ लंबा चलेगा। दिमाग, वह सप्लायर बहुत चालाक है। उसे तुरंत पता चल गया था कि असली बॉस लीला नहीं बल्कि कोई और है। फिर भी उसने लीला को दबाने या लूटने की कोशिश नहीं की। लीला ने माना कि उसकी नादानी की वजह से उसकी पहचान उजागर हो गई थी। पर हीरो ने उसे प्यार से समझाया, परेशान मत हो, तुमने पहले ही उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया है। लीला की हिम्मत बढ़ गई और उसने हाथ जोड़कर अपने बॉस का शुक्रिया अदा किया। अंत में हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सारी पोशंस मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, बाकी बातें कल करेंगे। लीला के चेहरे पर एक उम्मीद भरी मुस्कान थी, क्योंकि अब दादाजी को बचाने का रास्ता साफ हो चुका था। लीला की आंखों में एक अजीब सी दहशत थी जब उसने जो मिंग को बीच में ही टोकते हुए वार्निंग दी, खबरदार, अभी एक और पोषण इंजेक्ट करने की गलती मत करना। उसका चेहरा गुस्से और फिक्र से लाल हो गया था, क्योंकि एनहांसमेंट प्रोसेस कोई मजाक नहीं है। उसने साफ तौर पर आगाह किया कि हर रैंक के अपग्रेड के बीच एक मिनिमम इंटरवल होना बहुत जरूरी है, वरना शरीर उस भयानक पावर को झेल नहीं पाएगा। उसने अर्जेंटली समझाया, रैंक 1 से रैंक 2 के बीच कम से कम 3 दिन और रैंक 2 से रैंक 3 के बीच 1 हफ्ते से ज्यादा का वेटिंग पीरियड रखना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को हर सेलुलर लेवल के बदलाव को पूरी तरह अब्सॉर्ब करने के लिए वक्त चाहिए। जो मिंग के माथे पर पसीना था, उसने घबराकर पूछा, अगर मैं जल्दी करूं तो क्या होगा? लीला ने उसे झकझोरते हुए कहा, अगर तुमने जल्दबाजी की तो तुम्हारा शरीर इस बोझ के नीचे कोलैप्स कर जाएगा और इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। जो मिंग ने सहमक कर पूछा, मुझे पता कैसे चलेगा कि पिछला पोषण पूरी तरह जज्ब हो चुका है? लीला ने एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा, जो इसे इंजेक्ट करेगा उसे अपनी रगों में वो एहसास साफ तौर पर महसूस होगा। एक हल्की विदाई के साथ वे अगले दिन मिलने का वादा करते हैं। सीन शिफ्ट होता है सीधे वांगेट सिटी पीपल्स हॉस्पिटल के मॉडर्न कॉरिडोर में, जहां जो मिंग के हाथ में वो जादुई सूटकेस है जिसे वो अपनी दुनिया की गोल्ड माइन मान रहा है, उसके हाथ में वो चमकीला गुलाबी लिक्विड ग्लोविंग पिंक पोशन है।
उसे पूरा यकीन है कि ये उसके दादाजी की लाइफ बचा लेगा। लेकिन जैसे ही वो वार्ड के पास पहुंचता है, उसकी नजर अपनी डॉक्टर से टकराती है, जो उसके पिता को कुछ बहुत सीरियस समझा रही थी। जो मिंग भागकर अपने पिता का हाथ पकड़ता है और बेताबी से पूछता है, डॉक्टर ने क्या कहा? पिताजी की आंखें झुकी हुई थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी हार थी जो किसी भी औलाद का दिल तोड़ दे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, डॉक्टर ने पैलिएटिव केयर का सुझाव दिया है। जो मिंग का दिमाग सुन्न हो गया। उसने चिल्लाकर पूछा, इस पैलिएटिव केयर का असली मतलब क्या है? पिताजी ने कांपती आवाज में कड़वा सच उगल दिया। इसका मतलब है दादाजी को घर ले जाना, उनकी तकलीफ कम करने की दवाइयां देना और बस उनके लास्ट डेज को जितना हो सके कंफर्टेबल बनाना। जो मिंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम उन्हें घर ले जाएं और उनके डेथ का इंतजार करें? जो मिंग का चेहरा सदमे और मायूसी से भर गया था। वो पागलों की तरह विरोध कर रहा था। कोई तो रास्ता होगा। लेकिन डॉक्टर ने ठंडे लहजे में सच बता दिया। कैंसर शरीर में इतनी बुरी तरह फैल चुका है कि दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी उन्हें सिर्फ 2 महीने दे सकती है। जो मिंग के पिता, जिनके चेहरे पर चिंता और पसीना साफ दिख रहा था, उन्होंने टूटती आवाज में कहा, डॉक्टर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन समझती हैं, इसलिए उन्होंने डिस्चार्ज की सलाह दी है, क्योंकि हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। जो मिंग ने एक गहरी सांस ली, अपना कलेजा पत्थर का किया और शांत होकर अपने पिता से कहा कि वो मजबूरी समझता है। कमरे में एक भारी सन्नाटा पसर गया। पिता ने धीरे से उसे अंदर भेजा ताकि वो आखिरी बार दादाजी से बात कर सके। वार्ड के अंदर सफेद चादरों में लिपटी दादाजी की कमजोर परछाई देखकर जो मिंग का गला भर आया। उसने कांपती आवाज में पुकारा। दादाजी ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उनके होठों से बस एक हल्की सी फुसफुसाहट निकली। पिता बाहर चले गए, डिस्चार्ज की कागजी कार्रवाई पूरी करने। जैसे ही वो बाहर गए, जो मिंग की आंखों में एक विद्रोही चमक आ गई। उसने गौर किया कि इस जनरल वार्ड में कोई कैमरा नहीं है। वो झुककर दादाजी का हाथ पकड़ता है और धीरे से कहता है, दादाजी, मैं आपके लिए एक खास दवा लाया हूं। इसमें ठीक करने की ताकत है। उसने हाथ में वो रहस्यमयी गुलाबी सिरिंज पकड़ी। उसकी आवाज में एक दबाव था और आंखों में उम्मीद और डर का कॉकटेल। दादाजी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, पर फिर अपने पोते की नीयत पर भरोसा करके अपनी मूक सहमति दे दी। उन्हें भी पता था कि डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं, तो अब खोने को क्या बचा है? जो मिंग के हाथ कांप रहे थे, माथे से पसीने की बूंद टपक कर गाल तक आ गई थी। वो मन ही मन दुआ मांग रहा था, हे भगवान, बस ये काम कर जाए। जैसे ही उसने वो हीलिंग पोशन इंजेक्ट किया, उसने घबराकर पूछा, दादाजी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? दादाजी का चेहरा अचानक लाल होने लगा। वो हांफने लगे और ऐसा लगा जैसे उनके अंदर कोई धमाका हुआ हो। उनकी धुंधली आंखों में अचानक एक जबरदस्त एनर्जी की चमक आई। वो लड़खड़ाते हुए बोले, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। अगले ही पल चमत्कार हो गया। दादाजी के शरीर में ऐसी जान आई कि उन्होंने जोश में अपनी मुट्ठियां हवा में लहरा दी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरा पूरा शरीर रुई की तरह हल्का लग रहा है और सारा दर्द गायब हो गया है। जो मिंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जीत की खुशी में अपनी मुट्ठी भींच ली। वेस्टलैंड की उस जादुई दवा ने मौत को मात दे दी थी। लेकिन इसी जीत के बीच पीछे से किसी ने दबी आवाज में एक बहुत बड़ा सवाल दाग दिया, चेन यांग, क्या इस चमत्कार से तुम किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस जाओगे? क्योंकि मेडिकल साइंस की दुनिया में ऐसा जादुई सुधार किसी का भी ध्यान खींच सकता था। दादाजी ने जो मिंग का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, उनकी आंखों में अपनी जान बचने की खुशी से ज्यादा फिक्र थी। बेटा, अगर ये खबर फैल गई कि तेरे पास ऐसी जादुई दवा है, तो दुनिया भर के मरते हुए मरीज तुझे ढूंढते हुए आ जाएंगे। तू इस भारी बोझ को कैसे उठाएगा? जो मिंग ने एक ठंडी सांस ली और अपने दादाजी को दिलासा देते हुए एक प्यारी सी मुस्कान दी। दादाजी, आप फिक्र मत करो, हम इसे बस एक मेडिकल मिरेकल का नाम दे देंगे। उसने अपना थम्स अप दिखाकर दादाजी को भरोसा दिलाया कि इस हीलिंग पोशन का राज सिर्फ उनके बीच रहेगा। दादाजी ने भी मुस्कुराते हुए वादा किया कि वो मरते दम तक किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जो मिंग ने दादाजी से थोड़ा आराम करने को कहा
और चेकअप के लिए डॉक्टर को बुलाने की बात की। लेकिन जैसे ही वो दीवार के सहारे टिका, उसके चेहरे पर परेशानी के बादल छा गए। उसे पता था कि वो इस जादुई दवा की स्टेबल सप्लाई की गारंटी नहीं दे सकता। उसे डर था कि अगर उसके टाइम ट्रेवल का सच बाहर आ गया तो कयामत आ जाएगी। अचानक उसके हाथ से एक नीली रोशनी का धमाका हुआ। ब्लू बर्स्ट ऑफ एनर्जी जैसे वक्त का ताना बाना उसके छूने से कांप उठा हो। जो मिंग ने अपनी मुट्ठी भींची और कसम खाई कि उसे अपनी ताकत और बढ़ानी होगी ताकि वो हर आने वाले खतरे और क्राइसिस का सामना कर सके। जो मिंग पागलों की तरह नर्सों के डेस्क पर पहुंचा और चिल्लाया, सिस्टर जल्दी चलिए, बेड नंबर 33 वाले मेरे दादाजी खुद ब खुद उठकर बैठ गए हैं। नर्स ने चौंक कर उसे देखा और फाइल चेक की। वो बोली, चेन जांगिन, 59 साल, लास्ट स्टेज लिवर कैंसर, पूरी बॉडी में मेटास्टेसिस। बेटा, तुम शायद बहुत थक गए हो और सदमे में कुछ भी इमेजिन कर रहे हो। नर्स को लगा कि जो मिंग अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उसने प्यार से उसके माथे को छुआ, पर जो मिंग ने हार नहीं मानी। उसने नर्स का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वार्ड की तरफ ले गया। सिस्टर, मेरी बातों पर यकीन मत कीजिए, बस अपनी आंखों से देख लीजिए। जैसे ही वे वार्ड में पहुंचे, नर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां वो मरीज, जिसे आज सुबह तक हिलने डुलने की भी ताकत नहीं थी, अब मजे से रोब और चप्पल पहने खड़ा था और पूछ रहा था, बेटा, डॉक्टर ने मेरे डायग्नोसिस के बारे में क्या कहा? नर्स का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। उसकी फाइल हाथ से छूटने को थी। उसकी चीख निकल गई। ओ माय गॉड! उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को मेडिकल साइंस ने खत्म मान लिया था, वो जिंदा खड़ा है। वो बदहवास होकर चिल्लाई, मैं अभी डॉक्टर एन को बुलाकर लाती हूं। अस्पताल के उस कमरे में जैसे बिजली दौड़ गई थी। नर्स की कॉल सुनकर डॉक्टर एन किसी तूफान की तरह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखों में हैरानी और शक का मिला जुला भाव था। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, कहां है पेशेंट? अभी दिखाओ मुझे। उन्हें अपनी मेडिकल नॉलेज पर पूरा यकीन था कि जिस पेशेंट का लीवर कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है, वो खड़ा कैसे हो सकता है। जब डॉक्टर ने दादाजी का चेकअप किया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए कहा, मिस्टर चेन तो एकदम फिट लग रहे हैं। उनकी हालत उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है। जो मिंग ने मासूमियत से पूछा, तो क्या दादाजी पूरी तरह ठीक हो गए? डॉक्टर ने गंभीरता से जवाब दिया, इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट्स और फुल बॉडी स्कैन करना होगा। जो मिंग ने दादाजी को इशारा किया और दादाजी ने भी मुस्कुराते हुए सारे टेस्ट करवाने के लिए हां कर दी। कमाल की बात यह थी कि अस्पताल ने खुद सारे टेस्ट्स का खर्चा उठाने का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनके लिए भी ये एक अनसुलझी पहेली थी। कुछ देर बाद जब रिपोर्ट्स आईं, तो पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर एन ने कांपती आवाज में बताया, स्कैन के मुताबिक ट्यूमर और सारी कैंसर कोशिकाएं, मेटास्टैटिक सेल्स, पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। यह सुनकर दादाजी जोश में आ गए। उन्होंने अपना डोला बाइसेप फुलाकर दिखाया और चिल्लाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं 20 साल जवान हो गया हूं। जो मिंग ने उन्हें धीरे से पकड़ा और कहा, दादाजी, थोड़ा कंट्रोल, अभी आप रिकवरी मोड में हैं। डॉक्टर एन ने भी रिपोर्ट्स दिखाते हुए कंफर्म किया कि अब फिक्र की कोई बात नहीं है। दादाजी पूरी तरह स्वस्थ हैं। लेकिन असली इन्वेस्टिगेशन तो अब शुरू हुई। डॉक्टर एन ने चश्मा नाक पर टिकाया और जो मिंग की आंखों में सीधे झांकते हुए पूछा, मैंने नर्स से बात की है। जब यह चमत्कार हुआ तब कमरे में सिर्फ तुम अकेले थे। मुझे सच सच बताओ, उस वक्त आखिर हुआ क्या था? कमरे में सन्नाटा छा गया। जो मिंग ने कंधे उचकाए और एक नर्वस मुस्कान के साथ बोला, डॉक्टर साहिबा, मुझे खुद नहीं पता। मैंने तो बस दादाजी के कान में धीरे से कहा कि मैं अब शादी करना चाहता हूं और मुझे बच्चे चाहिए, और बस। ये सुनते ही दादाजी जोश में उठकर बैठ गए। डॉक्टर का शक अब और गहरा गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, विज्ञान की दुनिया में इच्छा शक्ति से कैंसर ठीक नहीं होता। यह सब मेडिकल समझ के बाहर है। फिर भी जो मिंग अपनी बात पर अड़ा रहा। वो मुस्कुराते हुए इसे एक कुदरती करिश्मा बताने लगा। दादाजी शांत खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो बता रही थी कि यह कोई मामूली बात नहीं है।
जो मिंग ने बेताबी से पूछा। क्या अब मैं अपने दादाजी को घर ले जा सकता हूं? डॉक्टर एन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। डिस्चार्ज तो मुमकिन है, लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर गौर करना होगा। दादाजी चौंक गए। पर क्या? माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। डॉक्टर बोली, ये केस एक्स्ट्रॉर्डिनरीली रेयर है, इसलिए आपको लगातार निगरानी और रेगुलर फॉलोअप्स के लिए आना होगा। माहौल थोड़ा हल्का हुआ जब दादाजी और पिताजी ने डॉक्टर को घर आने का न्योता दिया। जो मिंग ने शरारत से दादाजी को बाहर निकलने का इशारा किया। जैसे ही वे अस्पताल के गलियारे में पहुंचे, दादाजी ने चुटकी लेते हुए पूछा, क्या डॉक्टर हमारी बहू के रूप में अच्छी नहीं लगेगी? जो मिंग शर्म और हैरानी के बीच फंस गया। उसे समझ ही नहीं आया इस सवाल का क्या जवाब दे। उधर केबिन में डॉक्टर एन के दिमाग में तूफान चल रहा था। उसे यकीन हो गया था कि शेन्यांग, जो मिंग, कुछ बहुत बड़ा और कीमती राज छिपा रहा है। उसने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। एक पल के लिए उसका मन डोला। क्या मुझे ये जानकारी ऊपर देनी चाहिए? आखिरकार उसने कॉल लगा दी। इंपीरियल कैपिटल की उस पावरफुल लेडी को। उसकी आवाज में कंपन था जब उसने बताया कि एक टर्मिनल स्टेज लिवर कैंसर पेशेंट रातों रात पूरी तरह ठीक हो गया है। फोन के दूसरी तरफ बैठी उस औरत के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और कड़क आवाज में आदेश दिया, मुझे अभी के अभी उस पेशेंट की फाइल, उसका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड और हर एक छोटी जानकारी चाहिए। डॉक्टर एन ने साफ कह दिया, मेरे पास कोई जवाब नहीं है और इस चमत्कार का उसके इलाज से कोई लेना देना नहीं है। उस औरत की आंखों में लालच और जिज्ञासा की चमक बढ़ गई। उसने साफ कर दिया कि ये इलाज उसकी मेडिकल दुनिया की हदों के बाहर है और उसे हर कीमत पर यह सच जानना है। तभी डॉक्टर एन ने वो आखिरी पत्ता फेंका जिसने जो मिंग की किस्मत दांव पर लगा दी। अगर आपको सच जानना है तो फाइलों में मत ढूंढिए, उस मरीज के पोते, ग्रैंडसन पर नजर रखिए। सारी मिस्ट्री की चाबी उसी के पास है। डॉक्टर एन की आवाज में अभी भी घबराहट और हैरानी साफ महसूस हो रही थी। उसने फोन पर खुलासा किया कि जिस मरीज चेन जंगिन के लिए क्रिटिकल कंडीशन का नोटिस जारी कर दिया गया था और जिसके बचने की 1% भी उम्मीद नहीं थी, वो अपने पोते के मिलने के तुरंत बाद पूरी तरह ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मेडिकल रिपोर्ट के हर पन्ने पर साफ लिखा है कि उसे लास्ट स्टेज लिवर कैंसर था और वो अपनी चलने फिरने की आजादी भी खो चुका था, जिससे ये अचानक आया सुधार मेडिकल साइंस के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया है। डॉक्टर ने आखिरकार वो सबसे बड़ा पत्ता फेंक दिया और अपने बॉस को उस पोते का नाम बता दिया। शेन्यंग साथ ही उसे एक डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशन के घेरे में रखने का सख्त आदेश दे दिया गया। फोन के दूसरी तरफ बैठी उस रहस्यमयी और ताकतवर औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने बड़े इत्मीनान से उस नाम को अपनी याददाश्त में कैद कर लिया और मन ही मन कसम खाई कि इस चमत्कारी इलाज के पीछे का जो भी सच है, उसकी इकलौती चाबी अब यही लड़का शेन्यंग है और वो उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालेगी।